तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे और पूरी साल तैयारी भी की होगी। बाकी थंबनेल में देख लिया होगा। आज एक बहुत ही बड़ा अपन काम करने वाले हैं और बड़ा काम क्या है कि पूरी जो पिछली साल जुलाई में आपने एडमिशन लिया था वहां से लेके ये मार्च आ गया, मिड मार्च आ गया और आ गए आपके फाइनल बोर्ड पेपर। तो इतने दिन में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो सारी बातें करते हैं कुछ देर के लिए साइड में। और पूरा इन जो ये पूरा आपका साल का गैप है, इस गैप को खत्म करेंगे इसी क्लास में। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो इसको स्किप मत करना, एंड तक देखना। मैं ये 101%, 100 नहीं 101% डेफिनेट ये कह सकता हूं, ये क्लास आपका अगर आप एंड तक देखते हो, समझते हो, भरोसा करते हो, चीजों को सुनते हो, तो डेफिनेट आपका रिजल्ट जो है ना बोर्ड का वो चेंज करेगी। ये क्लास डेफिनेट करेगी चेंज। पर शर्त क्या है, एंड तक देखना है, प्यार प्रेम से, सिर्फ शांति से दिमाग को एक जगह करके सुनना है, चीजों को देखना है। क्योंकि पूरी साल का एक वीडियो में रिवाइज करना, पूरी किताब का पूरी सिलेबस को एक जगह देखना बहुत बड़ी बात है ना। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहले एक मोटिवेशन कोट है वो पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। 12वीं कक्षा में जुलाई में एडमिशन लिया था, अभी तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, निश्चिंत हो जाओ। कमजोर हो, मीडियम हो, होशियार हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना है, फ्री माइंड है ना। वो सब अब मेरी ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको किस नंबर से पास करवाना है, कैसा आपका रिजल्ट रहेगा। और ये डेफिनेट चेंज हो जाएगा इस क्लास के बाद में, रिजल्ट, आपका मूड, आपका लेवल, सारा कुछ लिखने का तरीका बोर्ड पेपर के लिए। तो आज का जो अपना कोट है वो है कि जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, कि जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा, कि जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा उसी दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं टॉपिक वाइज आपकी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, एग्रोनॉमी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, सोइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। हर टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको मैं यहाँ के यहीं आपको डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा कि इसमें इस हिसाब से लिखना है, इस लेवल तक लिखना है, ऐसे पढ़ना है और इस लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज करेंगे। पहला चैप्टर है, हर चैप्टर का मैंने 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बनाए और 100% तो नहीं पर 90 से 95% तक जो आपका बोर्ड पेपर है सीबीएसई आरबीएसई, इसी में से छपने वाला है। जो आज की इस क्लास में जो भी रहेगी 1 घंटा 2 घंटा जो चीजें मैं बोलूंगा उसी में से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। फर्स्ट नंबर, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी सबको पता है। एग्रोनॉमी, पहले छोटी सी चीज बता देता हूं, जिन शब्दों के पीछे वाई आता है वो किसके आते हैं? लगभग ग्रीक भाषा के शब्द आते हैं। जिन शब्दों के पीछे वाई आता है वो कौन सी भाषा के आते हैं? ग्रीक भाषा के आते हैं। जैसे एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, मिट्रियोलॉजी, बायोलॉजी, जिनके पीछे वाई आ रहा है वो कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या लिखना है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और जिनके पीछे कल्चर आता है वो लेटिन भाषा के होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी जो है वो लेटिन प्लस ग्रीक का है, तो वो आगे जब हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे। अभी बात करते हैं एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एग्रोस, एग्रोस प्लस नोमस, ठीक है। एग्रोस का मतलब क्या होता है? एग्रोस का मतलब अपन यहाँ पे ले सकते हैं खेत से या फील्ड से, खेत या फील्ड से ले सकते हैं। और नोमस का मतलब बेटा होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन या मैनेजमेंट। अब इस चीज को समझो, एग्रोनॉमी होगा क्या। वहां पे थोड़ी सी बताना था पर थोड़ा डिटेल्स में मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यू टाइप में और आपका जो थ्योरी है दोनों में। एग्रोस प्लस नोमस, एग्रोस का मतलब अपन ले रहे हैं फील्ड या खेत, ठीक है, फील्ड या खेत। और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी किसको कहूंगा? अब इस चीज से समझना, इसको मैं एक और भाषा में लिख सकता हूं। इस चीज को मैं अगर थोड़ा सा आपको सही से समझाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि खेत प्रबंधन, खेत प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, फसल उत्पादन बराबर क्या हो गया? आपका एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान कह सकता हूं ना मैं। अब इसी को अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं खेत प्रबंधन को ही, तो इस खेत में क्या क्या प्रबंधन करते हैं? नॉर्मली अपन एग्रोनॉमी कर रहे हैं भाई, एग्रोनॉमी में कह रहा हूं खेत का प्रबंधन करते हुए मेरे को फसल का उत्पादन लेना, उसको मैं एग्रोनॉमी कहूंगा। एग्रोनॉमी से एग्रोनॉमी वर्ड, एग्रोनॉमी का शब्द है जिस पीटर डी क्रेसेंजी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पेट्रो या पीटर, पीटर डी क्रेसेंजी, क्रिसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी, ठीक है। ये तो हो गया फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या खेत, नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। और शॉर्ट में डेफिनेशन अगर मैं दूं तो ये हो गई कि खेत का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लेना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है भाई लोगों। तो आप इसको दूसरा बात ऐसे भी कह सकते हैं, मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन
मृदा प्रबंधन या खेत प्रबंधन जो शब्द आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या कर सकते हैं खेत में, कि फसल का मेरे को उत्पादन लेना है, पर मैं क्या क्या प्रबंधन कर सकता हूँ। इसमें टिलेज आ गया, सीधा सा कोई खेत है, इसमें आपको प्रबंधन करके, ऐसा तो है नहीं कोई भी गोचर भूमि है जाके बीज डाल दिए और फसल उग गई, ऐसा तो होगा नहीं। उससे पहले मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो जितनी प्रक्रियाएं है ना उसमें, टिलेज भू परिष्करण हो गया, जुताई हो गया, आपका पटवास लगाना हो गया, लेवलिंग करना हो गया, बुआई हो गया, वो सारी जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट में आ रही है। उसमें इरिगेशन सिंचाई करना हो गया, खाद उर्वरक देना, पोषक तत्व देना, कटाई करना, वो सारे किस में आ रहे हैं, मैनेजमेंट में। और ये सारे करके डेफिनेट अपने को रिटर्न में क्या मिल रहा है, अपने को उत्पादन मिल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो अपन क्या कह सकते हैं कि फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन बराबर एग्रोनॉमी अपन कह सकते हैं, राइट। अब इसकी डेफिनेशन सुनना, मृदा प्रबंधन फसल फसल उत्पादन, ठीक है। अब इसकी शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, भाई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सबको पता है, एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। एगर और कल्चर, एगर का मतलब सोइल और कल्चर का मतलब वही चीज है, ठीक है, उगाना, कल्टीवेट करना, कि मर्दा में कुछ चीजें उगा रहे हैं अपन, उसको एग्रीकल्चर कह रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर डेफिनेशन आती है तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई छोटी छठी सातवीं क्लास की तरह लिख के आओगे, अच्छे में से अच्छे नंबर, एक नंबर की डेफिनेशन है, एक में से एक लेना है तो थोड़ी प्यारी प्यारी डेफिनेशन अपने को लिखनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि अपन सीधा सा कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा, ऐसे नहीं कि खेत के अंदर फसल उगाने को एग्रीकल्चर कहते हैं, ऐसा नहीं लिखना। क्या लिखना है, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अब इस चीज को समझना, 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड ले लेता हूं, इसमें यहीं पे समझा देता हूं मैं। कोई मनुष्य उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है एक मनुष्य की? प्राथमिक आवश्यकताएं 3 होती है प्राइमरी जीवित रहने के लिए। खाना सबसे पहला, जो आप खा के देख रहे हो क्लास, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कपड़ा। और तीसरा क्या होता है बेटा, रहना या घर या आवास, क्या कह सकते हैं, आवास। अब एग्रीकल्चर की इतनी प्यारी डेफिनेशन है, इसको तुम समझ लिए ना तो तुम इसी शब्दों से कम 30 डेफिनेशन बना सकते हो अपने अपने शब्दों की, एग्रोनॉमी में अपने अपने शब्दों की। जरूरी नहीं किताब की रटी रटी चीजें लिखनी है अपने को, है ना। और छोटी बात नहीं है तुम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट छोटी बात नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, बहुत प्राउड की बात है। सीखो इस चीज को कि एग्रीकल्चर होता क्या है एक्चुअली में। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन अपन देखते हैं प्रैक्टिकली, तो वो क्या है, बुक को थोड़ा सा हटके। आज बुक पूरी साल पढ़ ली, बुक का नहीं पढ़ेंगे, लास्ट रिवीजन क्लास है, ऐसे समझो लास्ट मिनट रामबाण आपके लिए, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन सुनना जो मैंने बनाई है, वो मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, प्राथमिक आवश्यकता में आ गई खाना, कपड़ा और रहना, 3 ही तो आती है प्राइमरी, ठीक है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, किसका भाई, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली रूप से लैब में नहीं बना सकते। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से अपने लिए, हवा, पानी, धूप या सूरज, प्रकाश, माटी यानी कि मृदा, ये चीजें तो है। अच्छा दिख नहीं रहा, इधर लिख देता हूं मैं, हवा, ठीक है, पानी, प्रकाश, मृदा, ये सब क्या अपने नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको अपन आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकते लेब वगैरह में। अब इन दोनों को जोड़ के देखना डेफिनेशन, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्लास, पर मजा आएगा सेशन में, कभी नहीं भूलोगे। जेट वगैरह का पेपर दोगे ना, उसमें भी बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगी क्लास। अब देखना, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो क्रिया की जाती है उसको कृषि कहते हैं, पहली डेफिनेशन। अब दूसरी सुनो, कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कृषि का। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 बीघा का खेत है, मैंने उसमें धान डाल दिया और ये कृषि हो गई, ये लो ये भाई एग्रीकल्चर कह दिया, नहीं भाई। एग्रीकल्चर क्या है, मल्टीपर्पज, ठीक है, बहुत सारे मीनिंग इसके निकलते हैं। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूं, पहली मैंने दे दी है, बहुत अच्छे लेवल की, कहीं पे बुक में नहीं मिलेगी आपको, कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब प्राथमिक आवश्यकताएं कोष्टक में लिख देना है, खाना, रहना और आवास, ठीक है, खाना, रहना और कपड़ा, है ना। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जो कार्य किया जाता है कृषि कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन में देता हूं आपको क्या, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं अपनी, कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पशुपालन, फसल उत्पादन, फल उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, मसाले वाले पौधों की खेती, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, इन सम्मिलित क्रियाओं को कृषि कहा जाता है। क्लियर, कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मछली पालन, दूध उत्पादन, डेयरी उत्पादन,
है ना, और फल उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती करना, मसालों का उत्पादन करना, ये सारी मिश्रित रूप से क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। तो एग्रीकल्चर की दो डेफिनेशन हो गई। बात अपन कर रहे थे एग्रोनॉमी की, वहां क्यों जाना पड़ा, सिर्फ एक शब्द समझाने के लिए। वो शब्द कौन सा, कि कृषि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर की तो एक ब्रांच है। अब देखो इस चीज को समझना, यहाँ पे एग्रीकल्चर की ब्रांच वो कैसे है, इसको रख लेते हैं अपन, इनको एक बार हटा देते हैं। एग्रीकल्चर की ब्रांच ऐसे है भाई, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर लेटिन वर्ड हो गया, ठीक है, मीनिंग मैंने समझा दिया आपको। इसकी तीन ब्रांचें हैं, मेनली चार होती है। पहली अपनी है एग्रोनॉमी, AGRONOMY, एग्रोनॉमी, जिसकी अभी अपन बात कर रहे हैं, है ना, एग्रोनॉमी। दूसरी है बेटा हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। तीसरी है क्या, एनिमल हस्बेंड्री। और चौथी क्या है, PHT, इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। कटाई उपरांत जो चीजें करते हैं, जैसे सॉस, जैम, जेली, केचप, मुरब्बा, कैंडी, वो सारी चीजें इसमें आ गई। वैल्यू एडिशन, आलू है 2 रुपए किलो खरीदा, उसमें कुछ इन्वेस्ट किया और चिप्स बना दी, और चिप्स कितनी आ रही है, 10 रुपए की 50 ग्राम, कितने रुपए किलो हो गई, बढ़ा दी ना, वैल्यू एडिशन कर दी, उसका मूल्य बढ़ा दिया, उसका मूल्यवान चीजें बना दी, और वो चीजें खराब भी नहीं हो रही। टमाटर इतना सस्ता रहता है सीजन के टाइम, उसमें सॉस केचप बना दिया उसका, अब जब जरूरत है उस टाइम यूज कर सकते हैं, महंगा बिकेगा। और उससे क्या चीजें हुई, रोजगार को बढ़ावा मिला, फैक्ट्रियों को बढ़ावा मिला, मजदूरों को काम मिला, सारी चीजें, और इनकम भी जनरेट हुई। ठीक है, तो चार है, पहली तो हो गई PHT। तीसरी है एनिमल हस्बेंड्री, जो आपका थर्ड टॉपिक, थर्ड चैप्टर है, उसी में से अभी अपन पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। दूसरी है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में क्या करते हैं बेटा अपन, उद्यान विज्ञान में अपन करते हैं क्या, फलों की खेती मानेगी पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती मानेगी ओलोरिकल्चर, फूलों की खेती बोले तो फ्लोरिकल्चर, और PHT भी उसी के अंतर्गत आ जाता है अपना। ठीक है, अब देखो मेनली तो तीन ही है ये। फिर सेकंड सबसे बड़ी ब्रांच जो है अपनी, वो है एग्रोनॉमी, और सबसे मुख्य, क्योंकि फसल उत्पादन इसी में किया जाता है। अपने जितने भी सीरियल्स हैं, दलहनी क्रॉप्स हैं, अनाज वाली फसलें हैं, गन्ना है, नकदी फसलें हैं, वो सारी इसी में आती है। ठीक है, एग्रोनॉमी में। तो अब ये चीज समझना, एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। क्योंकि एग्रीकल्चर हमने क्या कहा था, एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, बहुत सारे इसके मीनिंग निकल रहे हैं, उनमें से एक मीनिंग कौन सा है, एग्रोनॉमी है बेटा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, अब सुनना एग्रोनॉमी की परिभाषा। शस्य विज्ञान, यह कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत खेत प्रबंधन, खेत प्रबंधन में क्या क्या आ सकता है, मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन में सारी चीजें आ गई, टिलेज, भू परिष्करण, निराई गुड़ाई, सिंचाई, खरपतवार, वीड, सारी चीजें आ गई। मैनेजमेंट करते हुए क्या करते हैं, फसल उत्पादन लेते हैं, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। क्लियर, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, शस्य विज्ञान कहते हैं। अब बेटा ये तो क्लियर हो गया अपना, पर इसमें एक चीज आई है, जिसको ये चीज आती है वो मेरे को कमेंट करके बता देना इसमें। और एक चीज बताऊं, विद्या ना, विद्या और खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो ऐसा मत करना इसमें से 100 में से 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो मैं 7 वालों को शेयर ही नहीं करूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसको शेयर भी कर देना, जितना शेयर करोगे उतना फायदा मिलेगा आपको। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका थोड़ा सा एफर्ट्स आपके भी बनते हैं कि इस वीडियो को आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, स्कूल वाले, फोन यूज करते हो नहीं करते हो, ऑफलाइन मिल रहे हो, तो उनको बता देना एक बार। क्योंकि डेफिनेट कह रहा हूं मैं, ये भरोसा कर सकते हो तुम, रिजल्ट चेंज करेगा ये वीडियो आपका एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब एक बार बार एक शब्द आ रहा है अपने पास, फसल, सॉरी, पहले एक चीज समझाता हूं मैं थोड़ा सा, या सीधा बताऊंगा तो चीजें फिर आपके रह जाएगी, और अपनी लाइव क्लास है नहीं कि मैं डाउट क्लियर करूं, इसलिए मैं ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास है इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि डाउट क्रिएट ही नहीं हो, चीजें सीधी आपके दिमाग में घुसे। हमने देखा एग्रोनॉमी के अंदर कि मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है बार बार, फसल बोले तो क्रॉप, क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, क्रॉप। कोई मुझे बताएगा फसल किसे कहेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी माताफोड़ी कर ली, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, कभी अनाज वाली फसलें उगा रहे हैं, कभी दाल वाली फसलें उगा रहे हैं, कभी दलहनी अदलहनी चारे वाली, कभी मूंग मसूर मोठ, सब कुछ उगा दिया हमने, कभी फल वाली उगा दी, पर मैं मसाले वाली उगा दी, औषधीय फसलें उगा दी, पर मैं ये पूछ रहा हूँ फसल किसे कहेंगे, ये बता सकता है कोई मेरे को? अगर डेफिनेशन आ जाती है 1 नंबर की कि व्हाट इज क्रॉप, फसल किसे कहेंगे, फसल की डेफिनेशन दीजिए, तो ये मेरे को कौन बताएगा कि फसल किसे कहते हैं? जिसको आती है वो कमेंट में कर दो, बाकी मैं बता देता हूं फसल किसे कहते हैं। अब लिख लेना ये, पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिसे, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य
किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उपभोग के लिए उगाता है, उपभोग के लिए उगाता है। अब चीजें आज थोड़ी सी क्लास लेंथी हो जाएगी, चीजें आपको वो भी लगेगी, पर आपका थ्योरी पेपर है, जितना सुनोगे ना दिमाग को एक जगह करके, हो सकता है मैं इस पूरी क्लास में 10,000 वर्ड बोलूं, उनमें से आपको 4,000 याद रहे और आप 2,000 लिख सको, राइट। मैं बोल ही 2,000 रहा हूं, आपको याद ही 100 है, यार आप लिख 50 पाओगे तो क्या करोगे। कॉपी इतनी प्यारी, एंड में ये भी बताऊंगा कॉपी को कैसे मेंटेन करना है, किस हिसाब से क्वेश्चन करना है, किस राइटिंग में करना है, कैसे हेडिंग्स डालनी है, कौन से पेन का यूज करना है। अभी अपन बात करें फसल किसे कहेंगे, भाई एग्रीकल्चर तो इतनी पढ़ रहे हो तुम दमादम से, 100 में से 100 नंबर लाने का आपने टारगेट कर रखा है, और कोई ये पूछ ले फसल किसे कहेंगे, भाई भाई एग्रीकल्चर में फसलों के बारे में तो पढ़ते हैं अपन, तो फसल देखो ऐसा नहीं कि 4 पौधे मैंने गेहूं के लगा दिए उसको मैं फसल कह दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पौधों का ऐसा समूह, या फिर अपने आप कोई खाली खेत पड़ा था उसमें 20-25 गेहूं उग गया, गेहूं के पौधे उग गए, या हो सकता है कुछ ज्यादा दूरी के अंदर चने उग गए, किसी ने बिखेर दिए, तो उसको फसल नहीं कहूंगा मैं। क्यों नहीं कहूंगा, फसल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो देखो। पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में उगाता है, अपने उपभोग के लिए, अपने यूज के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिशियल, ठीक है, उसको फसल कहेंगे। अब सपोज दैट ये मेरा खेत है, ठीक है, 5 बीघा का खेत है, ठीक है, इसमें मैंने लगाया गेहूं, ये हो गया मेरा पौधों का समूह हो गया, और मनुष्य ने लगाया, मैंने लगाया, मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य, आपके घर वाले खेती कर रहे हैं, सब अपन ह्यूमन है ना। तो पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने यूज के लिए, हो सकता है मैं इस गेहूं को मंडी में बेच दूं इकोनॉमिक पर्पज से, आर्थिक महत्व के लिए, मेरे पैसे की जरूरत है मेरे को, ठीक है, आपकी जेट की फीस भरनी है, आपके फॉर्म भरने, तो आपके पापा हो सकते हैं जो गेहूं का पैसा आ रहा है उसको मंडी में बेच के पैसा लेके आपको दे दे, कुछ भी महत्व हो सकता है आप गेहूं उसका आटा पिसवा के आप खाने के लिए रखो, हो सकता है गेहूं से जो तूड़ी प्राप्त हुई, जो चारा प्राप्त हुआ है वो आप पशुओं को दो, ठीक है, या फिर हो सकता है इस गेहूं को आप और भी कहीं पे दे सकते हो, जो है तो आपने माल्टिंग के लिए दे दिया, खाने के लिए रख लिया, पशुओं के लिए रख लिया, बंटा बना लिया, दलिया बना लिया, या फिर बेच के पैसे लिया है, या फिर किसी को उगाने के लिए दे दिया, या बीज के लिए यूज कर लिया, नई वेराइटी के लिए यूज कर लिया, किसी न किसी रूप में, एनी टाइप्स, किसी न किसी रूप में अंतिम जो उसका जो यूज हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो मनुष्य को अपने लाभ के लिए वो उगा रहा है, उसको फसल कहेंगे। लास्ट बार एक बार और बोल देता हूँ, फसल किसे कहेंगे, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। अब देखो एक चीज क्लियर करने में इतना टाइम लग गया, पर अब आगे टाइम नहीं लगेगा, आगे इतना टाइम नहीं लगेगा, अपन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं सारी चीजें। सेकंड देखते हैं भाई। एक मिनट इसको हटा देते हैं। एग्रोनॉमीज है, ग्रीक एग्रीकल्चर की ब्रांच है, सारी चीजें मैंने बता दी, फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन बराबर एग्रीकल्चर। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना प्रजनक बीज के ऊपर टैग कैसा होता है। अब ज्यादा जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहीं पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्रजनक मतलब याद रखना, प्र मतलब पीला, और पीला कौन सा बेटा, सुनहरा पीला, कौन सा, गोल्डन येलो, सुनहरा, सुनहरा पीला। आगे सीड का अलग से क्वेश्चन है, उसमें बहुत प्यार से समझाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इनका क्लासिफिकेशन और रंग। प्र पीला, प्रजनक, प्रजनक, ब्रीडर सीड, क्या बोलते हैं इसको, ब्रीडर सीड बोलते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आज छोटा नंबर में कि ब्रीडर सीड के ऊपर कौन सा टैग होता है, तो प्र पीला, और पीला कौन सा है, सुनहरा पीला, मतलब सुनहरा मतलब गोल्डन, गोल्डन येलो कलर का टैग होता है प्रजनक बीज पे, राइट। आगे देखते हैं, एग्रोनॉमी को परिभाषित कीजिए। ऑलरेडी मैंने एग्रोनॉमी को परिभाषित कर दिया है कि एग्रोनॉमी क्या है। कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत फसल प्रबंधन या मृदा प्रबंधन या खेत प्रबंधन करते हुए फसल उत्पादन लिया जाता है, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द फादर पीटर डी क्रेसेंजी है, राइट। मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए, मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन। अब देखो दो चीज आती है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। नीचे वाला क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पे अपन इन दोनों को, चौथा और पांचवा दोनों चीज ले रहे हैं अपन, ठीक है। यूनिट ए चल रहा है आपका चैप्टर फर्स्ट में। मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए और मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। पहले दोनों चीज हो जाएगी। इधर मैं लिख देता हूं मृदा उर्वरता, उर्वरता, उर्वरता को कहते हैं अपन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, और इधर लिख देता हूं मैं मृदा उत्पादकता। बेटा क्या लिख दिया मैंने, मृदा उत्पादकता।
उत्पादकता को बोलते हैं अपन प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, उत्पादन, प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। क्या लिख दिया? प्रोडक्टिविटी। इधर लिख दिया फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। अब शब्द से समझना, प्रोडक्ट मतलब कुछ दे रहे हैं और फर्टिलिटी क्षमता उसकी। अब इस चीज को समझना, डेफिनेशन और दोनों चीजें हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं प्यार से, बिल्कुल, है ना। सबसे पहले इसमें है मर्दा उर्वरता, मर्दा की वह क्षमता। क्या है ये? मर्दा की वह कैपेसिटी है, वह क्षमता, मर्दा की वह क्षमता जो किसी फसल को, सपोज दैट ये खेत है, ये इस पे सोइल है, इस मर्दा की वह क्षमता, ये जो पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, जो नमी चाहिए, जो जो चीजें इसको ग्रो करने के लिए, इसको जर्मिनेट होने के लिए, एक सीड को, एक पौधे को, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए, उत्पादन देने के लिए जो चीजें चाहिए, वो चीजें ये मृदा कितनी हद तक इसको उपलब्ध करवा सकती है, उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलिटी, उर्वरता। उर्वर है मेरा खेत, उर्वर है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा वो टीबे वाला खेत है, या मेरा वो जो खड्डे वाला खेत है ना, जो उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी, खड्डे वाला खेत। अपन कहते नहीं है, अपने घर में बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं ना, अपने उस खेत में यार अच्छा गेहूं उगता है, तो उस खेत की क्या अच्छी उर्वरता है। क्या है? उर्वरता है। उर्वर मतलब उर्वर क्या, किस क्षमता से होगा कि उस खेत में मैं कोई भी फसल लगा रहा हूं, तो उस फसल को जो जो चीजें चाहिए वो उसको अच्छे तरीके से दे सकता है, उसी क्षमता को तो उर्वरता कहते हैं अपन। सीधी सी बात है, ये खेत मर्दा है, मर्दा में पौधा लगाया, अब ये सीड लगाया, ये जर्मिनेट होना है। इस जर्मिनेट होने के लिए जो भी इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो इसको अच्छी परिस्थितियां चाहिए, वो परिस्थितियां ये मर्दा कितने हद तक इसको दे सकती है, उस क्षमता को अपन क्या कहेंगे? मर्दा उर्वरता कहेंगे। अब उत्पादकता समझो, उत्पादकता क्या होती है? पहले इसको समझ तो पूरा, वैसे कंफ्यूज होगा आपके। पहली चीज मैंने बता दी, दोबारा से बोल देता हूं मैं एक बार। मृदा की वह क्षमता जो पौधे को उगने, वृद्धि एवं जीवन चक्र व उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है, वह यह अब दूसरा टॉपिक है इसमें, एक तो ये वो क्षमता हो गई उसको पोषक तत्व प्रदान करने की, ठीक है, उर्वरता हो गई। फट सीधी सी बात है, आप पढ़ रहे हो, मेरे में कितनी एफिशिएंसी है, मेरे में कितनी एफिशिएंसी है कि आपको जो चीजें चाहिए बोर्ड के लिए वो मैं कितनी हद तक दे जा रहा हूं, वो मेरी उर्वरता है। और आप उनसे कितना लिख के आते हो, वो आपका क्या है? उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है। वो क्या है? प्रोडक्टिविटी है। तो जरूरी नहीं जो मर्द है उर्वर हो वो उत्पादक हो, समझो इस चीज को भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना, क्योंकि लास्ट टाइम है ये। अब इससे बाद में मेरे को नहीं लगता आपको एग्रीकल्चर पढ़ोगे, अब कंपटीशन की तैयारी करोगे जेट वगैरह की, तो उसमें डायरेक्ट पढ़ाएंगे। ये इतना मैं समझा रहा हूँ, वो चीजें नहीं समझाएंगे। ये अपना चैनल है फार्मर्स लव, ठीक है। मैं आपको ये 12वीं बोर्ड का इतना मैटर दे रहा हूँ। ये क्या है? ये जो आपको चाहिए था इतना, और मैं दे रहा हूँ इतना का इतना, तो ये क्या है? मैं उर्वर हूं। अपना मैटर क्या है? उर्वर है, फुल फर्टाइल है। अब प्रोडक्टिविटी किसे कहूंगा? देखना, जितना चाहिए रहा था उतना मैं दे रहा हूं, मतलब जितना फसल को, जितने जो चीजें चाहिए बीज को उगने के लिए, मर्दा उसको कितनी हद तक दे सकती है, उस क्षमता को उर्वरता कहते हैं। तो मैं आपको किस क्षमता तक, आपको जितना पढ़ना है उस क्षमता तक कितना पढ़ा सकता हूं, वो उर्वरता हो गई। अब उत्पादकता देखना किसको कहेंगे? ये जो इतना मिला, इसके बाद में आपने बोर्ड की कॉपी में कितना लिखा और कितने नंबर आए, वो उत्पादकता कहलाएगी। नहीं समझे? अब इसको फसल से समझना। ये मृदा थी, ये पौधा लगाया, इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो चाहिए थे इसने बहुत अच्छे से दिए, मतलब ये उर्वर थी। उसने न्यूट्रिएंट्स यूज करके कितना उत्पादन किया, कितना लिख के है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। क्लियर? अब दूसरी चीज समझो, मृदा की जो उर्वर क्षमता है वो मृदा की भौतिक दशाएं, भौतिक, जैविक व रासायनिक दशाएं, 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव कितने हैं, पोरोसिटी, रंध्रावकाश कितना है, वो सारी चीजें किस में आएगी? मृदा की भौतिक स्थिति में। भाई मृदा की भौतिक स्थिति है तो क्या उसकी जैविक स्थिति भी ठीक रहेगी? जैविक स्थिति में मृदा में सूक्ष्म जीव कितने हैं, बैक्टीरिया है, कवक है, कौन कौन से हैं, ठीक है। रासायनिक दशा में यह आता है कि मृदा में कितना केमिकल यूज हुआ है, उसमें कितने अवशेष है। अगर तीनों दशाएं उसकी सही है, भौतिक, जैविक और रासायनिक तीनों दशाएं सही है, मैं बिल्कुल फिजिकली अच्छा हूं, मेंटली ठीक हूं, मेरे को दिख रहा है, बोल रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा उर्वर होऊंगा, ज्यादा हद तक आपको समझा पाऊंगा। वही चीज मृदा में है कि मृदा की भौतिक दशाएं, जैविक दशाएं और रासायनिक दशाएं, अगर तीनों दशाएं ठीक होगी तो मृदाएं ज्यादा उर्वर होगी। आगे देखते हैं, अभी अंतर के टाइम में इस भी बताऊंगा। 2 मैंने बता दिया इसमें, तीसरा अपन देखते हैं, उर्वर मृदाएं उत्पादक हो सकती है और नहीं भी। जो मृदाएं उर्वर है, भाई मेरी तो पढ़ाने की क्षमता है, आपको जितना चाहिए था उतना मैं दे रहा हूं, और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पर ये जरूरी थोड़ी है जितने पढ़ रहे हैं उतने पूरे के 100 में से 100 आएंगे, नहीं ना। पर जिसके 100 में से 100 आए हैं वो बंदा जरूर पढ़ा था। लॉजिक समझना भाई, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है, 100 नंबर का मैं मैटर बता रहा हूं, तो
5,000 बच्चे देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं 5,000 बच्चों के 100 नंबर आ जाएंगे, नहीं ना। पर जिस बच्चे के 100 नंबर आए डेफिनेट उसने पढ़ा था। समझो, जो मर्दाएं उत्पादन देगी, जो मर्दाएं उत्पादक होती है, वो डेफिनेट क्या होती है, उर्वर होती है। जरूरी नहीं एक बच्चा था उसने पूरी क्लास देखी, 100 के से 100 नंबर का उसका आता था, पर उस टाइम लिखने के टाइम पेपर वाले दिन तबियत खराब हो गई, नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं उसने पढ़ा नहीं था, पढ़ा तो था। तो इस लाइन को यहां से समझना कि जो मर्दाएं उर्वर होती है, जो मर्दाएं उर्वर होती है, जरूरी नहीं वो उत्पादन दे ही। बीच में कुछ ऐसी हो गई कि आपके मतलब बाढ़ आ गई, ज्यादा धूप गिर गई, कोई कीट लग गया, बाहरी कोई कारक हो गया तो नुकसान हो गया, तो यार मर्दा ने तो पूरी कोशिश की थी उसको उगाने की, वो तो उर्वर थी, जरूरी नहीं उत्पादक हो। पर एक खेत है, एक बच्चा है जिसके 100 में से 100 आ गए, इसका मतलब ये है क्लियर कि उसने पढ़ा था और लिखा भी है। पर ये जरूरी अब ये चीज हो गई प्रोडक्टिविटी रही है, इसको मैं अंतर करके समझाऊंगा। एक बार इनको सबको हटाना, एक बार इनको सबको हटा देते हैं अपन। समझना यार, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूं मैं कि आगे आप जो भी एंट्रेंस वगैरह दोगे, जेईटी, सीयूटी, आईसीआर, यूजी, कुछ भी, तो उसमें आपको क्वेश्चंस करने में, सोल्व करने में मजा आए और इस सेशन को भी पढ़ने में मजा आए। और इतना कॉन्सेप्ट्स पे जोर देने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके आपके जो रह जाती है कुछ भी उत्सुकता, तो वो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो मैं इस तरीके से चीजें करवा रहा हूं कि आपको बचे ही नहीं, कुछ ऐसा आपके बचे ही नहीं कि आपको उसमें कंफ्यूजन हो, यहाँ के यहीं सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये लो भाई, आगे देखते हैं, अब आएगा मजा, है ना। मर्दा उत्पादकता और उर्वरता, मैंने एक चीज लिखी कि हाँ, पहले मर्दा उत्पादकता का बता देता हूं। अब मैं मर्दा उत्पादकता का उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, इसका अभिप्राय है किसी खेत से पर हेक्टेयर में कितने केजी प्राप्त हुआ है, कितने क्विंटल प्राप्त हुआ है, किस हिसाब से बिका है, रुपयों के अंदर इसको मापते हैं। उत्पादकता को रुपयों में मापते हैं, बच्चों की उत्पादकता को नंबरों में, परसेंटेज में मापते हैं, ठीक है, क्लियर। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, जिसे साधारणतः रुपयों में मापते हैं, ठीक है, या बाजार मूल्य में मापते हैं। इधर थी उर्वरता, उर्वरता को कहां पे मापते हैं अपन, सोइल लैब के अंदर, सोइल लैब, मृदा जो आपकी प्रयोगशाला उसके अंदर। इसमें क्या क्या देखेंगे, उसकी जैविक स्थिति, उसकी भौतिक स्थिति और उसकी रासायनिक स्थिति, ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। ये जो उर्वर मृदाएं हैं जरूरी नहीं उत्पादक हो, पर जो मृदाएं उत्पादक है वह क्या उर्वर अवश्य होएगी। तो ये इसका अंतर हो गया। ये दोनों चीजें मैंने बहुत प्यार प्रेम से समझाई है आपको, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज देखते हैं भाई, मृदा संरक्षण के सस्य वैज्ञानिक विधियों को समझाइए। एक चीज मेरे को बताओ, इनको हटा देता हूं मैं ना यार, ये साइज बड़ा नहीं होगा क्या डिस्टर का, ऐसे तो टाइम लग रहा है बहुत। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मृदा संरक्षण, सोइल, मृदा संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, मैनेजमेंट, उसको ठीक रखना। तो ठीक क्यों रखते हैं अपन, संरक्षण किसी चीज का क्यों करते हैं, जब उसका नुकसान होता है या उसमें क्षति होती है। तो एक शब्द आता है मृदा अपर्दन, अपर्दन, या अपन कह सकते हैं क्षरण, या अपन कह सकते हैं इरोजन, ठीक है। मृदा इरोजन क्या होता है, इस चीज को समझना, तब ही तुम्हें ये पता चलेगा कि संरक्षण क्यों कर रहे हैं। भाई कोई काम कर रहे हो आप, ये क्लास ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, घर से उठ के आ रहे हो, यूट्यूब चालू किया है, तो आपको मोटिव तो पता होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, कारण ही नहीं पता तो फिर सेंसलेस चीजें हो जाएगी वो, ठीक है। मृदा अपर्दन क्या होता है, मृदा का अपने पैतृक स्थान से, ये कोई सोइल है, उसका अपने पैतृक स्थान से अपने मूल जो कण है, अपने जो मूल कण है उनसे टूटकर बहकर अलग जगह चले जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण या इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा क्षरण या इरोजन कहलाता है। मृदा का अपनी पैतृक जगह से टूट के या अपनी जो नेचुरल जो बॉडी है उससे टूटकर, ये कोई मृदा, या ऐसे समझ लो ये ढगड़ जिसको अपन ढेला बोलते हैं वो है, उसका टूट के वहां से जुड़ा हुआ था समुच्चय में, वहां से टूट के, टूटना और टूट के दूसरी जगह डिस्पेच हो जाना, वो क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। और अपन पढ़ रहे हैं मृदा संरक्षण, और संरक्षण इसलिए कर रहे हैं कि उसका इरोजन ना हो। तो संरक्षण के अलग अलग उपाय आपने पूरी साल पढ़ा होगा, अभी रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी से, आगे बहुत सारे पर्सन आएंगे इसी के, ठीक है। तो इसमें मृदा संरक्षण के क्या पूछे, सस्य उपाय पूछे। कल्चरल मेथड्स कौन कौन से, कल्चरल मेथड में बता देता हूं। पहला है समुच्चय खेती, समुच्चय खेती, हेडिंग हेडिंग में बताऊंगा, आगे का आप किताब 12वीं की किताब लेके बैठोगे ना अगर आप,
तो मैं जैसे जैसे चैप्टर्स बता रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग चलोगे ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है, सारे आपको मिल जाएंगे, रिवाइज भी आपका पूरे साल का एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया समुच्चय या कंटूर फार्मिंग, दूसरा हो गया टिलेज या भू परिष्करण, TILLAG या भू परिष्करण। शस्य उपाय पूछे हैं, भौतिक उपाय नहीं पूछे हैं, ये चाहे ध्यान रखना, चाहे वीड वाला टॉपिक हो चाहे कौन सा हो, उसमें 3 प्रकार के होते हैं किसी चीज को मैनेजमेंट करने का। पहला होता है शस्य कल्चरल मेथड, सेकंड होता है बायोलॉजिकल या जैविक मेथड, और तीसरा होता है केमिकल या रासायनिक मेथड, और चौथा कभी कभी आता है भौतिक या फिजिकल मेथड्स। तो ये कौन सा पूछा, शस्य उपाय। और शस्य उपायों में देखो क्या आ रहा है, समुच्चय खेती या कंटूर फार्मिंग, सेकंड कौन सा आ रहा है बेटा अपना आ रहा है टिलेज, थर्ड आ रहा है मल्चिंग, चौथा आ रहा है क्रॉप रोटेशन, तीसरा आ रहा है मल्चिंग या पलवार। अब इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मल्चिंग या पलवार, फसल चक्कर, फसल चक्कर किसे कहते हैं, क्रॉप रोटेशन, आगे इसका क्वेश्चन डाला हुआ है उसमें बताऊंगा, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फसल चक्कर के सिद्धांत और फसल चक्कर किसे कहते हैं सारा। आगे है पट्टियों में खेती करना, पट्टियों में खेती करना, ये 5 चीज मैंने बताई, समुच्चय या कंटूर, टिलेज, पलवार, फसल चक्कर और पट्टियों में खेती। ये क्या है, मृदा संरक्षण की शस्य विद्या है। और मृदा संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मृदा के कण एक जगह से टूट के दूसरी जगह जा रहे थे, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। इसको रोकने के उपाय हैं, रोकने के 4 उपाय होते हैं, इनमें से अपना पहला है शस्य कल्चरल उपाय, उनकी 5 हेडिंग मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं बेटा, जल द्वारा मृदाक्षरण को समझाइए। अब देखो मैंने एक चीज बताई, मृदाक्षरण है ना। अब मृदा क्षरण जो हो रहा है, मृदा क्षरण इरोजन का मतलब मैंने बता दिया कि सोइल पार्टिकल्स का उनके नेचुरल स्थान से टूट के, ये कोई सोइल पार्टिकल है, इसका यहां से टूट के किसी फोर्स के द्वारा बह के दूसरी जगह चला जाना सोइल इरोजन कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, वायु के द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, और तीसरा कौन सा है भाई, वेब या लहर, मतलब इसमें आएंगे दोनों, वेब या लहर, इसमें क्या आएंगे, दोनों चीज आएंगे। तो वायु के द्वारा, वायु के प्रेशर से तेज आंधी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, बबूल आ रहा है, उसके द्वारा एक सोइल पार्टिकल का यहां से टूट के दूसरी जगह उड़ के चला जाना, वो क्या कहलाएगा, वायु क्षरण। उसके 3 स्टेप्स हैं, वो जब अगला क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे। अभी अपने को पूछा है क्या, जल द्वारा मृदा क्षरण को समझाइए। जल के द्वारा कैसे मृदा का क्षरण हो रहा है, पहले तो समझो मृदा क्षरण क्या है, पैतृक स्थान से दूसरी जगह डिस्पेच, राइट। अब जल द्वारा, तो जल के द्वारा, जल अधिक स्पीड में बह रहा है या बरसात आ रही है, किस हिसाब से मृदा का एक कण जल के माध्यम से, जल के द्वारा जो बल लगा है फोर्स के, एक कण टूट के दूसरी जगह जा रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, जल द्वारा मृदा अपरदन कहेंगे अपन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं जल द्वारा मृदा अपरदन। जल द्वारा मृदा कणों का अपने भौतिक व पैतृक स्थान से टूटकर दूसरी जगह जाना, राइट, कि जल के द्वारा या जल के दबाव के द्वारा, जल के प्रेशर के द्वारा मृदा के भौतिक कणों का एक स्थान से टूटकर दूसरी जगह जाना जल अपरदन कहलाता है। इसके निम्न 3 स्टेप्स हैं, 3 प्रक्रियाओं में होता है, मेनली 3 है, वैसे 4 है। पहला है बोछार क्षरण, पहला है बोछार, इसको बोलते हैं सल्पेश इरोजन, SPLESH, सल्पेश। पहला समझना बोछार, पहले मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है। सेकेंडरी अपना है इसके अंदर शीट या परत, SHWT, शीट या परत क्षरण, ठीक है, कौन सा हो गया, सीट या परत क्षरण। तीसरा देखते हैं भाई, पहला हो गया बोछार क्षरण, दूसरा हो गया सीट इरोजन, तीसरा हो गया रिल, और चौथा हो गया अवनालिका। तीसरा हो गया रिल, RILL, रिल, और फोर्थ हो गया अवनालिका अपरदन, अवनालिका। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस चीज को समझ लेना, बोछार या सल्पेश। अपन नहीं कहते छींटे आ गई, बोछार आ रही है हल्की हल्की, यह है जल अपरदन की पहली स्टेप। इसमें क्या लिखना है, यह जल अपरदन, यह मृदा अपरदन की जो जल के द्वारा है ना पहली स्टेप है। पहली स्टेप में क्या होगा, आपको देखा होगा कभी आपके चद्दर वगैरह लगे हुए हैं ना, टीने वगैरह या कोई नाला वगैरह रहता है पानी का, वहां पे जब पहली बार बरसात आती है, जो हल्की हल्की बूंदे आती है, जैसे ही सोइल सरफेस पे पानी की बूंद जो गिरेगी, उस बूंद के गिरते जो सोइल के बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपकी चप्पल वगैरह कहीं पे खुली हुई होती है, जूते, तो आपने देखा होगा उनके ऊपर हल्के हल्के छींटे लग जाते हैं माटी के, हल्के हल्के छींटे लग जाते हैं माटी के। वो सबसे प्रारंभिक अवस्था है। वो हुआ क्या है उसमें भाई, बूंद, ये किस पे निर्भर करता है, जो बूंद आई है ना पानी की बूंद, उसकी तीव्रता पे निर्भर करता है, कितनी तो मोटी थी और कितनी स्पीड से गिरी है। जब पहली बार ये सोइल सरफेस है, ये पानी की बूंद है, ये जब पहली बार ऐसी गिर रही है, इसके यहाँ गिरते ही यहाँ के जो सोइल छोटे छोटे कण है वो एक इधर उधर छितरे हो जाते हैं। तो आसपास कोई चप्पल खुली हुई हो, जूता खुला हो, तो उसके ऊपर अपने को सोइल पार्टिकल देखते हैं। अब क्षरण मैंने क्या कहा था, अपने मूल स्थान से टूट के दूसरी जगह चले गए, और पानी के द्वारा गए, तो पानी के द्वारा मृदा क्षरण हो गया, पहली स्टेप हो गई। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बोछार क्षरण, इससे कोई खास नुकसान नहीं होता, यहाँ के टूट के यहाँ ज्यादा दूर तो भेज नहीं सकती। दूसरा है शीट इरोजन या परत क्षरण,
सबसे महत्वपूर्ण, इसको खेत का कैंसर कहते हैं, किसान के लिए सबसे हानिकारक है, उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक है। इसमें क्या होता है, जब वो बूंदे चलती रही ठीक है, फिर थोड़ी तेज बरसात हो गई, पानी जब बहने लगता है ना, अपने को दिखाई नहीं देता, पर आपने देखा होगा कोई नीचे का खेत हो, ऊपर का खेत होता है अपना, जब बरसात आती है तो उसमें से पूरा पानी घुल के मटमेला कलर का, थोड़ा डार्क कलर का, अपने चॉकलेट कलर का पानी जो है ना, कचरा, वो पूरा निकल जाता है ऐसे। तो वो क्या होता है, वो चॉकलेट कलर का जो वो ह्यूमस होता है, क्या होता है, वो जितने भी हमने खाद उर्वरक दिए थे, जो फसल में मृदा की फर्टिलिटी थी, जो उत्पादकता थी, उर्वरता थी, वो सारी उसमें घुल गई। वो दिखा नहीं अपने को कि घुल के वो चली गई, पर वो पानी जाता हुआ दिखता है अपने को कई बार, है ना। तो ये कृषि की दृष्टि से सबसे नुकसानदायक है, किसान के लिए सबसे हानिकारक है। नग्न आंखों से इसको देखा नहीं जा सकता, पता ही नहीं चलता क्या हुआ, इसको खेत का कैंसर कहते हैं, और बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उर्वरता की दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये। तीसरा है इसमें रिल, छोटी नालियां, जिधर ढलान होता है खेत का उस साइड छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उसको बोलते हैं रिल अपर्दन। थोड़ा ज्यादा और पानी हो गया तो रिल। फिर आएगा अव नाली का फोर्थ स्टेप, इसमें बड़े बड़े खाड़ियां बन जाती है, अव नाली का हो गई। तो महत्वपूर्ण है, पहली स्टेप है बौछार क्षरण, जल क्षरण की, ठीक है, सल्पेश इरोजन। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे ज्यादा होने वाला, सबसे हानिकारक, इसको खेत का कैंसर कहते हैं। खेत की जो पूरी जो क्षमता है उसको बहा ले जाता है, शीट इरोजन, नग्न आंखों से देखा नहीं जाता, पूरा बह के चला जाता है ऊपर ऊपर का। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं भाई, उत्तम बीज के गुण लिखिए। उत्तम बीज के गुण, एक बार इनको मिटा देते हैं। उत्तम बीज, अब सबसे पहले उत्तम बीज तो बाद में देखेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं एक अच्छे स्टूडेंट की खूबियां बताओ। तो पहले आप अच्छे स्टूडेंट की तो तब बताओगे ना, तब आपको ये मालूम हो कि स्टूडेंट किसे कहेंगे। मैं कहूँ एक अच्छे विद्यार्थी के गुण बताओ, तो विद्यार्थी किसे कहेंगे, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो पहले अपने को मालूम होना चाहिए बीज किसे कहते हैं, राइट। अब बीज की दो डेफिनेशन है, बाय सीड। एग्रीकल्चर की अगर बात करूं मैं, तो पौधे का कोई सा भी भाग, पौधे का कोई सा भी भाग, लाइक जड़, तना, पत्ती, जिससे नया पौधा तैयार करते हैं उसको बीज कहते हैं। क्लियर। बायोलॉजी में अगर बात करें थोड़ी सी, तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। दो डेफिनेशन हो गई, क्लियर। पुष्प के परिपक्व बीजांड को, जो आपका मेच्योर एम्ब्रियो होता है उसको, परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, अपन बीज कहते हैं। और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, कि पौधे के किसी भी भाग, लाइक क्या क्या हो सकता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, कलम, कुछ भी उसके द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है उसको अपन बीज कहते हैं, राइट। अब पढ़ रहे हैं उत्तम बीज के गुण। भाई उत्तम बीज कौन सा होगा, बेस्ट सीड किसको कहूंगा मैं, जो क्या होना चाहिए, एक तो मेरा जो लोकल बीज है, लोकल बीज है उससे कितनी 10 से 15% अधिक उत्पादन दे। भाई जो मेरे पहले से पूर्वज उगा रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा उत्पादन दे, तभी तो मैं उसको कहूंगा कि नहीं अच्छा बीज है, तभी तो उसको कहूंगा मैं कि ये वो क्या है, अच्छा बीज है। तो पहली चीज हो गई, स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उपज देने वाला होना चाहिए। स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उपज देने वाला होना चाहिए। और क्या है, आसानी से प्राप्त हो जाए, ज्यादा उसकी रेट नहीं होनी चाहिए, आसानी से प्राप्त होना चाहिए। उसकी जो भौतिक शुद्धता है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 98-99% होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता क्या होती है, फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल भौतिक शुद्धता जो अपन आंखों से देख सकते हैं, कि बीज का बॉक्स है, बीज का थैली है, पॉलीथीन, उसमें सारे वही बीज होने चाहिए, और कूड़ा कंकर कच्चर पत्थर ये नहीं होना चाहिए। बीज में भौतिक शुद्धता उच्च होनी चाहिए। एक शब्द आता है डोकेज, डोकेज, डोकेज किसे कहेंगे, ये बीज की थैली है, ये इसमें सारे आपके बीज हैं तरबूज के, पर आपको बीच में इसमें ये थोड़ा सा आपको ये एक हरा हरा सा एक टुकड़ा दिख रहा है पत्ते का, और इसके अलावा आपको दिख रहा है एक थोड़ा सा पत्थर, और इसमें आपको एक और चीज दिख गई, कोई और तरबूज के अलावा एक और बीज दिख गया कोई। तो जो आंखों से दिखाई देती है बीज के अंदर ऐसी अशुद्धता, ऐसी इंप्योरिटीज जो आंखों से दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, डोकेज, याद रख लेना। तो अच्छे बीज के गुण पढ़ रहे हैं, पहला है लोकल जो वेराइटीज है उनसे 10 से 15% अधिक प्रोडक्शन वाला हो, आसानी से उपलब्ध हो, भौतिक शुद्धता अधिक हो। फिर आता है आनुवांशिक शुद्धता, उसकी आनुवांशिक शुद्धता उसकी अच्छी हो, रोग कीटों के प्रति प्रतिरोधक हो, सूखे के प्रति प्रतिरोधक हो, उसका रियल वैल्यू जो मान है, वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। याद रखना ये, वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। उसमें अच्छी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अच्छी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज उसका अच्छा होना चाहिए। उसमें नमी की मात्रा उच्च होनी चाहिए या उपयुक्त होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। जैसे नमी की मात्रा अपन लेते हैं ना, सीरियल क्रॉप्स में 11 से 12, दलहन में 10 और तेल वाली में 8%। भंडारण के अंदर नमी की मात्रा उसमें कंफर्म होनी चाहिए। रोग मुक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। अब एक बार रिवाइज कर लो अच्छे बीज के गुण।
लोकल वेराइटी से 10 से 15% अधिक उत्पादन वाला हो, आसानी से प्राप्त हो, भौतिक शुद्धता अधिक हो, आनुवंशिक शुद्धता अच्छी हो, रोग मुक्त हो, सूखा अवरोधी हो, और रियल वैल्यू जो है वास्तविक उपयोगिता मान 75% से अधिक हो, अंकुरण प्रतिशत अधिक हो, नमी सही हो। ये सारे क्या एक अच्छे बीज के गुण हैं। आगे चलते हैं भाई, बीज की सुसुप्तावस्था के प्रकारों को समझाइए। बीज की सुसुप्तावस्था के प्रकारों को समझाइए। सुसुप्तावस्था क्या कहती है, सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी क्या होती है? देखो अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास वैसे बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे तो, ठीक है ना। डोरमेंसी क्या होती है, जब सारी चीजें, एक ये बीज है, ये मेरा सीड है, इसको क्या है, जर्मिनेट होना है, अंकुरण होना है, तो इसके लिए जो जो चीजें इसको चाहिए ना, फेवरेबल एनवायरमेंट जो इसको चाहिए, इसके अनुकूल जो परिस्थितियां चाहिए, वो मैं सारी इसको दे दिया, फिर भी ये नहीं उगा। आपको पढ़ने के लिए आपके पेपर है, टाइम टेबल आ गया, सारी चीजें नोट्स हैं, क्लास में दे रहा हूं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, वो क्या है, डोरमेंसी है। सारी कुछ चीजें सुविधाएं सब कुछ होते हुए भी वो जर्मिनेट नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्ता अवस्था या बीज का शयन काल। सो गया मतलब सब कुछ था फिर भी वो नहीं उगा, तो इसको बीज की सुसुप्तावस्था कहते हैं। पर्सन अपना बीज की सुसुप्तावस्था के प्रकारों को समझाइए। सुसुप्तावस्था मैंने बताई दी, अब बात करते हैं सुसुप्तावस्था के प्रकार। तो सुसुप्तावस्था मेनली 3 प्रकार की होती है। 3 रीजन हो सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो नहीं उग रहा। जैसे आपके आपके तो एक ही रीजन है, क्या, सब कुछ आपके पास फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, एक ही रीजन है, क्या, आपका मूड नहीं है, आपका क्या नहीं है, मन नहीं है। बाकी इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर तुम मन बना लो तो बहुत अच्छा तुम कर सकते हो, मुझे पता है। और बहुत सारे बच्चे इस क्लास के बाद में बहुत अच्छा भी करेंगे, ये भी मेरे को भरोसा है, क्योंकि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना, वो कहीं ना कहीं इसका रिटर्न हमें को मिलेगा, ये मेरे को तुम्हारे से सब लोगों से भरोसा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। बीज की सुसुप्तावस्था मैंने 3 प्रकार की बताई आपको। सुसुप्तावस्था पहले बता दी होती क्या है, फिर मैंने बताई 3 प्रकार की होती है। पहली बताई प्राइमरी या प्राथमिक, प्राइमरी या प्राथमिक सुसुप्तावस्था। दूसरी होती है द्वितीयक या सेकेंडरी, और तीसरी होती है कौन सी भाई, बलकृत, इनफोर्स्ड। कौन सी होती है, बलकृत या इनफोर्स्ड डोरमेंसी। पहली है प्राथमिक सुसुप्ता, जो बीज की कार्य की अवस्थाओं के कारण होती है। बीज की जो फिजिकल चीजें हैं ना, जैसे उसका सीड कोट है, बीज का बीज आवरण है, वो कठोर हो गया, तो वो कठोर हो गया, जब मैंने उसको खेत में लगाया, ये जो कवर था ये कठोर हो गया, तो वो क्या हुआ, जो हवा, नमी, पोषक तत्व उनके संपर्क में नहीं आया, तो नहीं उग पाया। जबकि चीजें वही थी सारी, पर संपर्क में नहीं आया, तो ना प्राथमिक में वो चीजें आती है जो बीज की खुद की कार्य की अवस्थाओं से संबंधित होती है, ठीक है। सीड कोट, भ्रूणकाल पर विकसित हो जाना इत्यादि। द्वितीयक में क्या आती है, द्वितीयक में आती है जो बाहर से परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई। और तृतीयक में क्या आती है, बीज अधिक गहराई में दब गया, बीज अधिक गहराई में दब गया, कुछ हो गया, ठीक है, वो आती है तृतीय। जो एक पर जई है, जंगली जई, जिसका नाम है एविना फतवा, जंगली जई, जंगली जई, इसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था देखी गई है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और बलकृत या इनफोर्स्ड। कौन कौन सी होगी, बलकृत या इनफ्रोस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, सस्य विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्ता को समझाइए। सस्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्ता समझो। सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी में मैंने बताया था फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या क्या महत्व हो सकता है इसका, बढ़ती जनसंख्या को भोजन का प्राप्त करवाना या अन्न प्राप्त करवाना, रोजगार के अंदर भाई इतना उगाएंगे तो अपने को मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, उद्योगों के अंदर आय के लिए, ये सारी चीजें हैं इसके महत्व, पहले ही पेज में मिल जाएगा 12वीं की किताब में। आगे देखते हैं, चलो अब ज्यादा डीपली, सॉरी 1 मिनट, अब ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे अपन, है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। बीज की सुसुप्तता बता दिया, सस्य विज्ञान, बीजों के प्रकारों को समझाइए। अब बीज की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी थी, अब बीज के प्रकार मैं आपको समझा देता हूं एक बार, और अभी ये समझा रहा हूं ना, वो भूलना मत कभी भी, इस तरीके से समझा रहा हूं मैं। बीज में पहला है मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज, जिसको बोलते हैं आप न्यूक्लियस सीड। क्या बोलते हो, न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड, क्या कहते हैं भाई, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। सेकंड नंबर पे है प्रजनक बीज, प्रजनक या ब्रीडर, ब्रीडर सीड, ठीक है। थर्ड नंबर पे है, अब इस चीज को समझ लेना, ये एंड तक एमएससी तक भी ये चीजें सेम ही रहती है, चेंज नहीं होगी ये कभी। तीसरा अपना आधार सीड, कौन सा भाई, आधार, आधार बीज, आधार या फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल सीड, ठीक है। फोर्थ है अपना कौन सा, जो किसान को दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है बताओ भाई, किसान को कौन सा बीज दिया जाता है, सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज,
प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड। अब इस चीज को समझ लेना, ये एंड तक यही रहने वाला है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें। पहला है मूल केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, जो कि अपने जो रिसर्च वगैरह है ना उनमें यूज होता है, उनके लिए। इसकी आनुवंशिक शुद्धता भी 100% होती है, भौतिक शुद्धता भी 100% होती है, रियल वैल्यू भी बहुत उच्च होता है, और बहुत कम मात्रा में ये बीज बनता है, बहुत कम मात्रा में। फिर ये बीज मूल केंद्रक से बनता है। मूल केंद्रक की संतान कौन हो गई? प्रजनक बीज। और प्रजनक मतलब मैंने बताया था, प्र मतलब पीला, पीला सुनहरा पीला, गोल्डन येलो टेग होता है। इसकी भी आनुवंशिक शुद्धता उच्च होती है, भौतिक शुद्धता उच्च होती है, और ये किसान को नहीं दिया जाता, रिसर्च वैज्ञानिक साइंटिस्ट के वीकेज वगैरह पे इसको उगाया जाता है। देन अपना आता है आधार बीज। इस प्रजनक से ही बनेगा भाई। पहले मैंने मूल केंद्रक के बनाए 30 बीज बनते हैं, ऐसे तो है नहीं कोई नई वेरायटी बन रही है एक साथ ही 50 कट्टे बीज के बना दिए उसके। पहले 30-50 बीज बने, उन 50 बीज से फिर बना प्रजनक बीज। ये सीनियर वैज्ञानिक ने छोटे जूनियर वैज्ञानिक को दिए, उसने इनसे बनाया 30 में क्रॉस रोस करवा के उसने बना दिया 300 प्रजनक, और उनपे दिया सुनहरा पीला टेग। फिर उन्होंने इसको और नीचे भेज दिया केवीकेज वगैरह में। आधार बीज या फंडामेंटल या मदर सीड, जिसपे होता है सफेद कलर का टेग। कौन सा होता है? सफेद। सफेद। इस पे कौन सा होता है? प्रजनक पे गोल्डन येलो सुनहरा पीला, इस पे सफेद कलर का टेग होता है। अब इस सफेद टेग से फिर जो बीज बनता है ना, वो बनता है प्रमाणित या सर्टिफाइड, जिसपे होता है नीले रंग का टेग। कौन सा? नीले रंग का टेग, जो कि किसानों को दिया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है, आधार बीज पे टेग होता है सफेद, सफेद धार, धार सफेद, आधार, आधार पे, ठीक है। प्रजनक पीला, सुनहरा पीला, नीला प्रमाणित, जो किसान को दिया जाता है। अपन घर पे लाते हैं, कभी देखा है गेहूं का कट्टा, चने का कट्टा बीज का, उसपे नीले रंग का टेग लगा हुआ आता है, ठीक है। सर्टिफाइड सीड आता है, जो किसी बीज उत्पादक एजेंसी, जो बेचने वाली एजेंसी, उनके द्वारा सर्टिफाइड करके दिया जाता है, उसपे नीला रंग का टेग आता है। और 4 प्रकार के बीज होते हैं। उत्तम बीज के गुण मैंने बता दिए, बीज की डेफिनेशन मैंने बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, चलो। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उर्वरता मैंने बताया था, अब देखो फिर से वही चीजें आ रही, इसलिए मैंने वहां समझा दिया था। उर्वरता और उत्पादकता। उर्वरता क्या थी? मृदा की वह क्षमता जो पौधे को किस हद तक चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको उर्वरता कहते हैं। तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझो, क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ मतलब कौन से मैटर से बनी है वो, कौन सी चट्टान से बनी है, जिस प्रकार की चट्टान से बनी है उसी तो बनेगी वो। तो पहला होगा इसमें पैतृक पदार्थ। सेकंड आपका होगा इसमें स्थलाकृति या टॉपोग्राफी, स्थलाकृति, स्थलाकृति या ट्रोफोग्राफी, ठीक है, स्थलाकृति या ट्रोफोग्राफी, सॉरी। थर्ड जो इसमें है आपके, वो हो गया उसकी आयु, जलवायु, गहराई, आयु, सोइल एज, क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है, जलवायु हो गई आपकी। और हो गई उसकी भौतिक दशा, इरोजन, भौतिक दशा, जैविक दशा, रासायनिक दशा, इरोजन, ये सारी चीजें मिलके किसको प्रभावित करती है? सोइल उर्वरता को। और उर्वरता मैंने पहले समझा दिया क्या होती है, मृदा की वह क्षमता जो पौधे को किस मात्रा में पोषक तत्व प्रदान कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्यादा इसको नहीं लेंगे लंबा, ये पहले पढ़ा दिया मैंने। अब बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया भाई आपके सामने, ये देखो। IFOM, IFOM के अनुसार जैविक खेती को परिभाषित कीजिए। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो किसके अनुसार? IFOM। तो आपकी 12वीं की जो किताब उसमें सीधा सीधा दिया हुआ IFOM क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो पहले तो शब्द सुनो, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती शब्द को किसने दिया था? नॉर्थबॉर्न ने, वाल्टर नॉर्थबॉर्न वैज्ञानिक था, उसने दिया था। वाल्टर नॉर्थबॉर्न वैज्ञानिक था, उन्होंने ये इसके बारे में बताया था। आईफॉर्म मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल वाला, देखो ये अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि एवं गतिविधि संघ, अंतरराष्ट्रीय जैविक एवं गतिविधि कृषि संघ होता है। इसके अनुसार है कि जैविक कृषि एक प्रणाली है जो कि मृदा परिस्थिति और लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखती है। जैविक खेती में करते क्या? सीधा सा जैविक मतलब केमिकल का यूज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ केमिकल या विदाउट केमिकल, ठीक है। किसी भी प्रकार का रसायन, दवाई, कीटनाशी, हर्बिसाइड उसका यूज नहीं करेंगे, वो नहीं यूज करेंगे। उसमें जैविक रूप से खरपतवार प्रबंधन करना है, आपको उर्वरक देने हैं उसमें, तो जैविक उर्वरक जो है एजोला हो गया, ग्रीन खादें हो गई, उनका यूज करेंगे। केमिकल का खेत में घुसाएंगे नहीं, उसको क्या कहेंगे अपन? जैविक खेती कहेंगे। नॉर्थबॉर्न ने शब्द दिया था, IFOM जो है उसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है कि प्रकृति और मनुष्य और भी कोई जीव सजीव किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचे, और आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना वो भी सही बना रहे, उस हिसाब से जो खेती करते हैं टिकाऊ खेती, उसको जैविक खेती इन्होंने कहा। तो एक बार डेफिनेशन सुन लो आप।
जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा परिस्थितिकी और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। वह हानिकारक प्रभावों को रोककर लाभकारक प्रभावों के बारे में बताती है। तो हानिकारक का मतलब केमिकल को रोक के और चीजें यह हमें बताएगी। चलो आगे देखते हैं। चैप्टर 2 में आ गए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सेकंड देखो, भारतीय मृदाओं में कितने % जिंक की कमी पाई जाती है? जेडन, जस्ता, धान में खेरा रोग, ठीक है, वाईएल नेने ने खोज की थी। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे धान में कितने % जिंक की कमी पाई जाती है, मुझे तो पता है। आगे देखो, एजोला किस फसल में यूज किया जाता है? एजोला या जिसको बोल सकते हैं ब्रूग्लिन एल्गी, एजोला, शैवाल, नील हरित खाद या फरन, किसमें की जाती है? धान में, क्योंकि ये रहता है पानी में। धान यानी चावल, ओराइजा सेटाइवा कुल, ग्रेमनी पोएसी या घास कुल, धान के खेतों में पानी भरा रहता है, वहां पे एजोला यूज करते हैं, बीजीए, ठीक है। आगे देखते हैं, जैविक खेती के सिद्धांतों को समझाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। जैविक खेती के सिद्धांत, ठीक है, तो जैविक खेती के सिद्धांत में बता देता हूं। जैविक खेती के मेनली 4 सिद्धांत है। पहला है स्वास्थ्य का सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत। अब स्वास्थ्य का सिद्धांत, इस स्वास्थ्य का सिद्धांत देखो, फसल का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मैं उसको खाऊंगा, और मेरा अच्छा रहेगा तभी एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही फसल का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसमें मृदा, फसल, पारिस्थितिकी और खाने वाला मनुष्य व किसान, चारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जैविक खेती के सिद्धांतों में पहला है स्वास्थ्य का सिद्धांत। और स्वास्थ्य के सिद्धांत में क्या है? सबका ध्यान रखना पड़ता है। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फसल का रहेगा, फसल अच्छी रहेगी तो खाने वाला अच्छा रहेगा, खाने वाला अच्छा रहेगा तो माहौल, एनवायरमेंट सब अच्छा रहेगा। पहला होगा स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। क्या है बेटा? पारिस्थितिकी का सिद्धांत। पारिस्थितिकी, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी अन्य जीव को उससे जैविक खेती में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरा है निष्पक्षता एवं न्याय का सिद्धांत। निष्पक्षता व न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत, निष्पक्षता व न्याय। प्रकृति में जो भी चीजें हैं सजीव, उनके सब, किसी के साथ भी किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए जैविक खेती के अंतर्गत, निष्पक्षता एवं न्याय का सिद्धांत। चौथा है क्या? सबसे महत्वपूर्ण, चौथा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सेवा का सिद्धांत। सेवा का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत। ये क्या है? 4 जैविक खेती के सिद्धांत, रट लेना इनको। जैविक खेती के सिद्धांतों को समझाइए, 4: स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, निष्पक्षता एवं न्याय और सेवा का सिद्धांत। आगे चलते हैं भाई, हरी खाद को समझाइए। कितना इजी पर्सन है, हरी खाद को समझाइए। तो हरी खाद को समझ लो भाई। हरे कृष्णा। दलहनी व अदलहनी फसलों को क्या करते हैं? दलहनी व अदलहनी फसलों को पुष्पन अवस्था या हरी अवस्था पे, पुष्पन अवस्था या हरी अवस्था पे काट के हल के द्वारा, कल्टीवेटर, वो रोटेवेटर के द्वारा मृदा में मिला देते हैं, जिससे उनमें जो नाइट्रोजन होती है, जो उनका अम्ल होता है, जो उनका साल्ट होता है, उसकी वजह से मृदाओं में पोषक स्थिति जो है वो बढ़ जाती है, उसको हरी खाद कहते हैं। सीधी सी बात करें, दलहनी व अदलहनी फसलों को हरी अवस्था या पुष्पन अवस्था में जीवांश पदार्थ व पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से जुताई करके फसल में या मृदा में मिला देने को हरी खाद कहते हैं। जैसे कि ढेंचा, ग्वार, मूंग, उड़द, मोठ, ठीक है, ये सारी, ढेंचा, सनई, सिस्पेनिया रोस्टेटा, ढेंचा, सनई, क्रोटलेरिया जुन्सिया, ये क्या है? हरी खादों के अंदर बेस्ट खादें हैं, ठीक है। और इनको क्या करते हैं? पुष्पन अवस्था या हरी अवस्था में, फ्लावरिंग जो स्टेज होती है उसी पे हैरो काट के उल्टा खेत में मिला देते हैं, ये हरी खाद हो गई। और हरी खाद का यूज किसमें करते हैं? जैविक खेती के अंदर करते हैं। किसमें करते हैं? जैविक खेती के अंदर करते हैं। आगे देखते हैं यार, ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा अपन। अब मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बता देता हूँ, शोल आप कर लेना, जो चीजें समझाने की होगी वो मैं समझाता रहूंगा साथ के साथ, ठीक है। जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए, जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए। अब जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? बीजीए, नीलहरी सेवाल, राइजोबियम, वो सारे जैव उर्वरक। उनके क्या लाभ है? ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, रसायन मुक्त होते हैं, इनका कोई भी अवशेष नहीं बचता है, मानव स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होते हैं, है ना, वातावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। आगे देखो, भारत में जैविक खेती के भविष्य को समझाइए। भारत में जैविक खेती का भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है। कैसे? क्योंकि केमिकल्स का यूज इतना हो रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति बीमार है, और वो किस वजह से? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अपन कह सकते हैं भोजन। और भोजन कहां से आ रहा है? खेत से। और खेत में सबसे ज्यादा क्या जा रहे हैं? पेस्टिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड, केमिकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को जरूरत है कि इस रोटेशन को वापस से शुरू किया जाए, और केमिकल फ्री जो भी वेजिटेबल्स हैं, आपके सीरियल क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज है, वो सारे हो। तो इसका बहुत ऐसे
ठीक है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते कि जैविक खेती से वो ले चीजें, क्योंकि इसमें चीजें महंगी आती है। महंगी क्यों आती है कि अपन खेत में अगर केमिकल्स का यूज करना बंद कर देंगे तो अपना उत्पादन घट जाएगा। गेहूं के अंदर अगर दवाइयां वगैरह जो हार्बिसाइड्स है वो देना बंद कर दोगे आप, यूरिया वगैरह जो भी केमिकल, और केमिकल होते क्या है, उर्वरक क्या होते हैं, आर्टिफिशियली रूप से संश्लेषित किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से कल कारखानों फैक्ट्रियों में पोषक तत्वों के लिए जो रसायनों का यूज करके बनाए जाते हैं उर्वरक कहते हैं। और जैविक खेती में उर्वरकों को तो यूज ही नहीं करना, बिल्कुल नॉन, ठीक है, यूज ही नहीं करना। उनका यूज नहीं करेंगे तो अपन किसका करेंगे, हरी खादों का, इनका। तो ये इतनी अब मर्दाओं को क्या आदत हो चुकी है उस पोषक तत्वों की, तो इतना यूज नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत, इसमें आराम से 3 पेज लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो जैविक खेती किसे कहते हैं, क्या क्या सिद्धांत है, 4 सिद्धांत मैंने बताया, पारिस्थितिक का सिद्धांत, न्याय व निष्पक्षता का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत, और सबसे पहला स्वास्थ्य का सिद्धांत। ये ध्यान रखना। गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि को समझाइए। लो भाई, गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि को समझाइए। तो ट्रेंच विधि में बता देता हूं आपको। स्थूल एवं कार्बनिक खादें हैं भारत में, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, सॉरी ये क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है सबको पता है, गोबर प्लस जो कूड़ा कंकर पल जो बिछावन होता है ना भैंस के नीचे का, उसमें मल मूत्र सारी चीजें आ गई, ठीक है, अवशेष आ गए, चारे के बचे हुए अवशेष आ गए, भैंस के आ गए, वो सारे, उन सबको ढक के रख के एक खाद बनाई जाती है, उसको वर्मी कंपोस्ट अपन कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा इसलिए समझा रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की में 3 विधियां हैं मेनली, तीनों को समझ लो। पहली जो विधि है वो है बेंगलोरा विधि। कौन सी है भाई, बेंगलोरा विधि। बेंगलोरा विधि तो किसने दी थी, बेंगलोर के CN आचार्य, CN आचार्य नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका इनोवेट किया। ये एक अवायवीय विधि है, इसमें खाद को पलटना नहीं पड़ता है। ये एक अवायवीय विधि है जिसमें खाद को पलटना नहीं पड़ता है। सेकंड विधि है इंदौर विधि। कौन सी है, इंदौर मेथड, इंदौर विधि। कौन सी है भाई, इंदौर विधि है। क्या वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, ये दी थी ए हावर्ड और यशवंत डी वार्ड ने। 2 वैज्ञानिक थे, कौन से, ए हावर्ड और यशवंत डी वार्ड, यशवंत टी वार्ड, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इंदौर विधि दी। और इंदौर विधि क्या कहती है, देखो इंदौर विधि के अंदर ये वायवीय दशा में 4 महीने लगते हैं। इस विधि के अंदर 4 महीने खाद बनाने में लगते हैं। गड्ढे का आकार 10 फीट लंबा, इसमें 10 फीट लंबा, 6 से 8 फीट चौड़ा और 2 से 3 फीट गहरा खाई खोदते हैं, उसके अंदर ये सारे अवशेष डाल देते हैं, 4 महीने में खाद बन जाता है। इसको इंदौर विधि बोलते हैं। ए हावर्ड और यशवंत डी वार्ड ने दी थी। लास्ट और थर्ड विधि इसमें नेडेफ विधि, जो महाराष्ट्र के नेडेफ काका ने दी थी। किसने दी थी, नेडेफ, नेडेफ विधि, नेडेफ विधि किसने दी थी, महाराष्ट्र का एक किसान है नेडेफ काका, नेडेफ काका, ठीक है, नेडेफ काका ने दी थी। इसमें थोड़ा अच्छा खाद बनता है, खाद बनाने की अच्छी विधि है वर्मी कंपोस्ट की। तो वर्मी कंपोस्ट की 3 विधियां हो गई, इंदौर विधि ए हावर्ड यशवंत डी वार्ड, बेंगलोरा CN आचार्य, और इंदौर सॉरी नेडेफ, महाराष्ट्र के नेडेफ काका ने। 3 विधियां हो गई। आगे देखते हैं भाई। अब मैं पर्सन ही बताऊंगा, मैं पूरा सोल्व नहीं करवा पाऊंगा पेपर। एक सेकेंड, कहाँ से होगा ये बेक, अरे वो MX एक्सेल में थी ना, तो ये फाइल ओपन हो गई यहाँ पे। कोई नहीं, ऐसे समझा देंगे हम। अगला क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो चीजें डिस्कस होने की होगी वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, भारत में जैविक खेती का भविष्य हो गया, गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि, स्थूल व सांद्रित खादों में अंतर, ये देख लो, स्थूल और सांद्रित, सांद्रित। स्थूल खादें कौन सी होती है, इनमें ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, कार्बनिक पदार्थ, वो तो होता है ज्यादा, और पोषक तत्व होते हैं कम, पोषक तत्व होते हैं कम। ऑर्गेनिक मैटर तो होता है ज्यादा और पोषक पदार्थ होते हैं कम, उसको क्या बोलते हैं, स्थूल और कार्बनिक खादें बोलते हैं। अब इसको समझो तुम, ट्रेंच विधि वगैरह ये भी बताएंगे अभी, ठीक है। स्थूल खादें जैसे आपकी हरी खाद है, वो स्थूल में आती है। गोबर की खाद है 0.5 0.25 0.5, NPK तो मिल रहा है इतना सारा और ट्रोली भर के ले जा रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत सारा है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम है। जबकि सांद्रित खादों में क्या होता है, समझना इस चीज को, ऑर्गेनिक मैटर तो रहेगा कम, ठीक है, उसका अपन कह सकते हैं भार जो है वो तो रहेगा कम, और उसमें पोषक तत्व रहेंगे ज्यादा। छोटी सी एक थैली आती है, अपन बोलते हैं खड़ियों वाली आती है,
ब्लड मील आता है, सूखी जो खादें आती है ना पाउडर फॉर्म में, वो छोटी सी आती है पर उसमें पोषक तत्व तो आते हैं 25, 5, 30, और इधर पूरे गोबर है 0.5, 0.25। तो समझ जाओ कि ऑर्गेनिक मैटर, इधर देखो स्थूल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा ज्यादा, न्यूट्रिएंट वैल्यू रहेगा कम, उधर न्यूट्रिएंट वैल्यू रहेगा ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा कम। आगे देखते हैं। हम्म, स्थूल कार्बनिक जैविक नियंत्रण द्वारा कीट और रोगों का नियंत्रण को समझाइए। जैविक नियंत्रण में, बायोलॉजिकल में कीटों का नियंत्रण करेंगे किससे, किन्हीं दूसरे कीटों से या जीवों से, सजीवों से। तो वो आपका दिया हुआ कंपोस्ट बनाने की नेडेव विधि मैंने ऊपर बता दी। बात करते हैं चैप्टर 3 की। किसकी? चैप्टर 3 की। एक मिनट, बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 इरिगेशन वाला। अब इसको समझ लो थोड़ा जल्दी जल्दी से। सर्वाधिक जल मांग किस फसल की होती है? सर्वाधिक जल मांग, एक चीज बताओ, जल मांग होती है वो होती क्या है? एक फसल को, फसल की तैयारी से लेके या खेत की तैयारी से लेके उस फसल को काट के उसका उत्पादन जो आ जाता है ना, वहां तक जितने पानी की आवश्यकता होती है वो सारा क्या कहलाता है? उस फसल की जल मांग कहलाता है। एक फसल को उगाने से लेके उसके उत्पादन स्तर तक ले जाने के लिए, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने, गेहूं की फसल मैंने लगाई, जिस दिन गेहूं की बुआई की मैंने, जिस दिन गेहूं की बुआई की उस दिन से लेके जिस दिन गेहूं की बोरियां भर दी, जितना पानी मेरे को जरूरत पड़ा, हो सकता है फसल ने काम में लिया नहीं लिया, उड़ गया, जो भी मेरे को पानी की जरूरत पड़ी, वो फसल की जलमांग कहलाती है। और क्वेश्चन आया अपने पास, सर्वाधिक जलमांग किसकी है? तो धान और गन्ना, धान और गन्ना कितनी कितनी है वो मेरे को बताओगे, ठीक है? 2500, 1500 से 2500 mm, ठीक है? ये हो गई। आगे देखते हैं, सबसे कम सिंचाई अनुपात किस फसल का होता है? ये आप लिखोगे मेरे को कमेंट्स में किसका होता है। सिंचाई को परिभाषित कीजिए, सिंचाई किसे कहते हैं? ये कोई खेत है, बरसात आ गई पानी लग गया, उसको सिंचाई कह दूंगा क्या? नो। सिंचाई किसे कहेंगे? इरिगेशन किसे कहती है? फसल को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, फसल को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? सिंचाई कहलाती है। फसल को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। आगे देखते हैं, जलमांग हो गया। सिंचाई के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सिंचाई, सिंचाई देना किसे कहेंगे, जलमांग किसे कहेंगे, ये मैंने बता दिया। अब सिंचाई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, क्यों सिंचाई कर रहा हूं मैं? अच्छा उत्पादन लेने के लिए, पौधे की जीवन क्षमता पूरी करने के लिए, अंकुरण करने के लिए, और मेनली जो है वो उत्पादन और गुणवत्ता वाला उत्पादन लेने के लिए। आगे देखते हैं, पत्तियों का तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मोमीटर। ये जो क्वेश्चन है इसके स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। पत्तियों का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर यंत्र। उससे गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं, 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है। पहली हो गई CRI, ठीक है, टिलरिंग, ब्लॉटिंग, हिंदी में बोलते हैं। तो पहली है शीर्ष जड़ फुटान के समय 21 दिन बाद, दूसरी फूल दूधिया अवस्था, 6 अवस्था होती है, 6 की 6 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यारी विधि के लाभ व सीमाएं लिखिए। सिंचाई करने की क्यारी विधि जो है, चेक बेसिन, सबसे पुरानी विधि है, सबसे प्रचलित विधि है। इसके लाभ और नुकसान लिखने हैं। लाभ क्या लिखना है? सबसे आसान विधि है, प्रचलित विधि है, ज्यादा माताफोड़ी नहीं है, क्यारियां बनाई, मेढ़े बनाई आवश्यकता अनुसार और पानी बहा दिया। हानियां क्या है? जिन मृदाओं का ढलान, जिन मृदाओं का ढलान उल्टा सीधा है, उबड़ खाबड़, उनमें यूजफुल नहीं है। जहां पे पानी की कमी है वहां पे यूजफुल नहीं है, ठीक है। और सर्वाधिक गेहूं और धान में यूज की जाती है। फंवारा विधि को समझाइए। फंवारा को बोलते हैं स्प्रिंकलर। फंवारा विधि का जो विकास हुआ था वो कहां से हुआ? इजराइल से आई। फंवारा विधि इजराइल से आई। सर्वाधिक फंवारे भारत के अंदर हरियाणा में है, राजस्थान में झुंझुनू में है। इसको बौछार विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है ना फसल को बरसात के रूप में उड़ मिलता है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना इसलिए। क्यारी विधि होगी, फंवारा विधि को समझाइए। फंवारा विधि का विकास कहां से हुआ? इजराइल। राजस्थान में सबसे ज्यादा फंवारा झुंझुनू। इसको और क्या विधि बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंवारा विधि का दूसरा नाम है बूंद बूंद, सॉरी बौछार विधि। क्या नाम है? बौछार, बौछार विधि है। फंवारा विधि का हृदय किसको कहते हैं? नोजल को कहते हैं। किसको कहते हैं? नोजल को कहते हैं। अब इसमें आराम से आप लिख सकते हो कि प्रेशर 2.5 से 4 kg पर सेमी स्क्वायर का इसमें प्रेशर रखते हैं। इस प्रेशर पे पानी को छोड़ा जाता है। एक फंवारे या नोजल द्वारा 1 घंटे में 1000 लीटर तक पानी डिस्चार्ज किया जाता है। और ये उबड़ खाबड़ हर प्रकार के जमीनों में उपयुक्त रहती है। इसमें 40 से 50% जल की बचत होती है,
40 से 50% जल की बचत होती है, 60 से 65% इसकी वाटर यूज इफिशियंसी है, फसल दक्षता मिलती है। पर इसके नुकसान क्या है, जहां पे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, और फल वृक्षों में यूज नहीं कर सकते हैं, जिनकी जल मांग बहुत ज्यादा है उनमें यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके लाभ क्या क्या है, फसल को गर्मी से बचाना है, हल्की सिंचाई कर दी, फसल को ठंड से बचाना है, हल्की सिंचाई कर दी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अपनी आती है। और देख लो इसमें अब दो टर्म आती है, एक तो आती है फर्टिगेशन और एक आती है हर्बिगेशन। फर्टिगेशन और एक आती है हर्बिगेशन। हर्बिगेशन, अब इस चीज को समझना। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई जल के साथ, सिंचाई के साथ साथ क्या, उर्वरक देना, फर्टी मतलब फर्टिलाइजर। और हर्बिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के साथ साथ हर्बिनाशी, क्या होते हैं, खरपतवार नाशियों का यूज, ठीक है, खरपतवार नाशियों का। फर्टिगेशन मतलब सिंचाई के साथ उर्वरक देना। तो ये पौधा है, मेरे को सीधी सी बात बताओ, ये पौधा है और मेरे को उर्वरक उसमें देने हैं, उर्वरक उसमें देने हैं मेरे को सिंचाई जल में घोल के, तो ड्रिप बेस्ड रहेगा या फंवारा, ड्रिप बेस्ड रहेगा। या उर्वरक कहाँ पे देना है अपने को, जड़ में, उर्वरक कहाँ पे देना है भाई, ये कोई भी मेरे पास दवाई थी, कैल्शियम है, और कैल्शियम मेरे को उसमें जो सिंचाई का मैं जल दे रहा हूँ उसमें मैं कैल्शियम मिला के उसमें दे रहा हूँ, ये चीज समझना। फर्टिगेशन कहूंगा उस टर्म को, किसको, सिंचाई जल के साथ उर्वरक दे रहा हूँ। उर्वरक कोई सा भी हो सकता है, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, जल में विलेयकारी होना चाहिए। तो जल में घोल के हाइड्रो जो आता है उसके थ्रू में चढ़ा रहा हूँ, पानी जो दे रहा हूँ। तो ये पौधा है, अब मेरे को कैल्शियम देना है, तो कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए जब काम करेगा, सीधा इसकी जड़ में, और जड़ में पानी कौन देगा, ड्रिप। तो फर्टिगेशन के लिए ड्रिप है। और हर्बिगेशन देखो, खेत गेहूं का और कोई खेत है अपना, उसमें और आपके जो खरपतवार लगे हुए हैं, तो मेरे को उस पर खरपतवार नाशी का छिड़काव करना है सिंचाई के जल के साथ। तो खरपतवार नाशी का छिड़काव कहाँ करूंगा, उसके पत्तों के ऊपर, मतलब ऊपर, ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर कौन छिड़काव करता है, फंवारा। तो हर्बिगेशन के लिए फंवारा और फर्टिगेशन के लिए ड्रिप बेस्ट है, ये दो टर्म याद रखना। आगे देखते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फंवारा विधि हो गई। उद्यान में बाग लगाने की विभिन्न विधियों को सचित्र वर्णन कीजिए। बाग लगाने की मेनली कौन कौन सी विधियां हैं मैं बता देता हूं। और हॉर्टिकल्चर अगर आपको पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वैसे तो फर्स्ट ईयर की क्लासें हैं वो, पर आपके लिए बहुत शुरू की 3 क्लास आप देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। हॉर्टिकल्चर में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला, वो आप देख लेना एक बार। बाग लगाने की विधियां, पहली है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। वर्गाकार विधि, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सॉरी आयताकार है वो, इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, वर्गाकार। आयताकार, आमने सामने की भुजाएं, 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। त्रिभुजाकार, ये त्रिकोणी भूमियों के हैं, 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। फिर आती है आपके पूरक पौधा, पूरक पौधा या पंचभुजाकार या क्विनकक्स, फिल्लर प्लांट विधि। पूरक पौधा, पंचभुजाकार या क्विनकक्स या फिल्लर प्लांट विधि, 5 पौधे मिलकर एक पंचभुजाकार का निर्माण करते हैं। या फिर ये वर्गाकार के समान ही होती है, बस बीच में क्या एक पूरक पौधा लगाया जाता है। पूरक पौधा क्या होता है, जो अपना मेन जो ऑर्चार्ड है, बगीचा है, वो तो लेट अपने को फ्लो वो देता है प्रोडक्शन, उससे पहले बीच में एक ऐसा पौधा लगाया जाए तो कम समय में उत्पादन देता है। जैसे बेस्ट पूरक पौधा कौन सा है, पपीता, फालसा, ये छोटे जो होते हैं ना वो कम समय में उत्पादन दे देते हैं। आम के बगीचे में बीच में पपीते लगा दिए, वो पूरक पौधा हो गया, पहले उत्पादन अपने को देने लग गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, पंचभुजाकार या पूरक पौधे, क्विनक्विक्स, पपीता, फालसा, ये पूरक पौधों के रूप में आ गए। सर्वाधिक जो पौधे लगते हैं, सर्वाधिक जो पौधे लगते हैं ना अस्थायी, वो इसी विधि में लगते हैं। 30 है, फिर लास्ट, हाँ बुला लो, लास्ट है कौन सी, षटभुजाकार। षटभुजाकार या हेक्सागोनल, 6 पौधे मिलकर एक उसका निर्माण करते हैं, पर इसमें अस्थायी पौधे, ठीक है, स्थायी पौधे, सर्वाधिक स्थायी पौधे लगते हैं षटभुजाकार या हेक्सागोनल विधि में। और टेम्परेली, ठीक है, एक होता है परमानेंटली, एक होता है टेम्परेली। परमानेंट जो पौधे लगते हैं सबसे ज्यादा वो लगते हैं षटभुजाकार या, तुम बिठा लाओ जाके ना, षटभुजाकार या हेक्सागोनल मेथड, ठीक है, षटभुजाकार या हेक्सागोनल मेथड। इसमें क्या होता है, ये बहुत महंगी भूमियां जो है, शहर के नजदीक की भूमियां, फर्टाइल भूमियां, वहां पे बाग लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अब तो जल्दी से खींच देंगे, ज्यादा नहीं बच रहा। उद्यान में बाग लगाने की विधि होगी। पादप प्रवर्धन में वृद्धि नियंत्रण का प्रयोग, इसमें आएगा आपके ABA, IBA, मतलब ये ऑक्सिन हो गया, हार्मोन जो है ना वो। अब इनमें यार समझाने की ज्यादा चीजें नहीं, रटना ही पड़ेगा आपको। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिक अम्ल हो गया, ठीक है, और इथाइलिन हो गया, MH हो गया, MH हार्मोन हो गया,
ठीक है, ये सारे पादप वृद्धि नियामक है। इनमें दो चीज होते हैं, एक तो वृद्धि बढ़ाने वाले, एक वृद्धि रोकने वाले, साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, इथाइलिन पकाने में काम में आता है। टॉपिक नंबर 4, खरपतवार वाला टॉपिक आ गया भाई फिर से, और बहुत भारी टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन कंफर्म बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन भी देख लो, अब मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। अब 1 मिनट। अब अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है? वे अवांछित पौधे या वे अवांछित पौधे जो बिना, जहां पे अपने को जरूरत नहीं है उस जगह उग जाते हैं, और जहां नहीं उगना चाहिए, जिस समय नहीं उगना चाहिए वहां उग जाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। वे पौधे जो अवांछनीय स्थिति में उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, खरपतवारों का आर्थिक महत्व क्या है? खरपतवारों का आर्थिक महत्व में देखो, अंकुर, खरपतवारों का भी महत्व साज सज्जा के लिए, चारे के लिए, इन सारी चीजों के लिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऋतु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, ऋतु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, रबी वाले खरपतवार और खरीफ वाले खरपतवार। खरीफ मतलब बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में क्या होता है? चौलाई। ठीक है, और रबी वाले मतलब सर्दियों वाले, सर्दियों वाले मतलब गेहूं सा, गेहूं के अंदर उगता है अपना गेहूं सा। मटर के अंदर कौन सा उगता है? भतुआ, सर्दियों में खाइए ना सब्जी, भतुआ। रबी का मतलब वही होता है सर्दियों वाले खरपतवार, रबी वाले खरपतवार। ठीक है, और खरीफ माने, खरीफ एक तो जायद हो गया गर्मी, खरीफ कौन सी है? गर्मी में तो वैसे ही खरपतवारों के पैंट टाइट रहती है ना, तो खरीफ वाले कौन से हो गए अपने? बरसात वाले, बरसात में चौलाई वगैरह उग जाती है, दूब घास वगैरह, वो आ गया। अब देखो सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष को बोलते हैं रिलेटिव, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? ये मेरी कोई फसल है, इसमें ऐसे पौधे जो मैंने नहीं लगाए, उसी फसल के या दूसरी फसल के, खरपतवार नहीं होते, फसल के पौधे ही होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। ये सारी चीजें 12वीं की किताब में है, मैं टॉपिक के मोस्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू आपका जो हो जाएगा, लास्ट मिनट रिवीजन जिसको आप कहते हो। खरपतवारों को नियंत्रण करने के भौतिक उपाय, भौतिक फिजिकल, फिजी एक्टिविटी कर रहा हूं मैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं, वो भौतिक उपाय में आएंगे। एक आता है केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड में क्या रसायन छिड़क दूंगा। एक आता है जैविक, बायो मित्र कीट जो है उनका यूज करूंगा। एक होता है कल्चरल उपाय, जैसे कि आपके जो स्तर जो है ना, ट्रैक्टर है, हल है, इनकी साफ सफाई करूंगा, मेड़बंदी करूंगा, वो आते हैं सस्य या कल्चरल मेथड्स में। बायोलॉजिकल में आते हैं मित्र कीट, केमिकल मेथड में आते हैं क्या? रसायनों का उपयोग करके। ठीक है, 2,4-D वगैरह। और अभी बात कर रहे हैं अपन भौतिक उपाय, फिजिकल, फिजिकल मतलब उखाड़ के। ठीक है, फिजिकल मतलब उखाड़ के। तो इसमें देखो फिजिकल में कौन कौन से आपके, खरपतवार विज्ञान, जेंथ्रोटूल इसका जनक है, खरपतवार का मैंने बता दिया, खरपतवारों से लाभ हो गए ऋतु के आधार। भौतिक विधियों में हाथ से उखाड़कर, हाथ से उखाड़कर, निराई गुड़ाई कर कर, जल भरकर, जलाकर, कृषि क्रियाएं कर कर, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, परजीविता के आधार पर खरपतवार। परजीविता के आधार पर खरपतवार होते हैं 4 प्रकार के, CLOS याद रखना। सी यानी कसकुटा, सी यानी कसकुटा, ये होता है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना। फिर होता है एल, लोरेंथस, अर्ध तना, ओरोबेंकी, पूर्ण जड़, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा बोलते हैं बरू, बरू जो आता है बाजरे में होता है, अर्ध जड़ परजीवी है बाजरे का। तो देखो ऐसे लिख लो, CLOS, क्लोज, CLOS। सी पहले आएगा पूर्ण तना, अर्ध तना, पूर्ण जड़, अर्ध जड़। ठीक है, यह परजीवी खरपतवार टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अभी कुछ वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ है ना, स्टूडियो वगैरह नए टीचर आ गए तो उनकी क्लास होगी। अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन 12वीं किताब में मिल जाएंगे, कुछ डाउट हो मेरे को कमेंट करना, मोस्ट क्वेश्चन है सारे ये। ठीक है, एक देखते हैं आगे, इसको ऊपर किसका देता हूं मैं, येलो। अरे यार ये फिर से क्या हो गया? अब समझो, समझो यहां तक हमने देख लिया। खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधियां, सीड बेल्ट तकनीक, ये मेरा पढ़ाया हुआ पहले से बहुत अच्छा। इनफॉर्मल खरपतवार किसे कहते हैं? इफोमरल। द्विवर्षीय खरपतवार किसे कहते हैं? उदाहरण सही, द्विवर्षीय मतलब जो 2 ऋतुओं तक, 2 ऋतुओं तक अपना जीवन चक्र पूरा करता है, उगने से लेके बीज उत्पादन करता है, वहां तक 2 ऋतु होती है। प्रयोग के समय के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। प्रयोग के समय के आधार पर खरपतवार नाशियों का, खरपतवार नाशियों खरपतवारों का, जैसे बुआई से पहले, बुआई के बाद, अंकुरण से पहले, PPI, PI वो है, वो सारा इसमें आएगा। जैविक खरपतवार नाशियों के नाम लिखिए। जैव खरपतवार नाशी कौन से हैं? डायोविन वगैरह। ठीक है, विदेशी खरपतवार कौन से हैं? अब आता है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग क्या होता है? शुष्क खेती क्या होता है समझो, शब्द से समझ में आ रहा, शुष्क खेती, सूखी खेती मतलब जहां जल की जो मात्रा है ना, वहां पे जल या जो नमी की मात्रा है ना वो कम है, किससे? जितना अपने को चाहिए उससे। भाई मेरे को जितना पानी चाहिए उससे मेरे पास कम पानी है, तो वो शुष्क खेती में आ गई।
कम पानी में। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहले होती है ड्राई फार्मिंग, 750 mm से कम वर्षा। फिर होती है ड्राई लैंड फार्मिंग, 750 से 1150 mm तक। फिर होती है रेन फीड फार्मिंग, जहां की बरसात 1150 mm से अधिक हो। 3 प्रकार की होती है। शुष्क खेती किसे कहते हैं, डेफिनेशन सुनना शुष्क खेती की। तुम पहले शुष्क खेती की डेफिनेशन बता देता हूं मैं तुम्हें। जहां पे फसल की जलमांग जो है, जितना उसको पानी चाहिए उससे कम पानी उपलब्ध हो, उस स्थिति में शुष्क खेती की जाती है। ठीक है। और अपने राजस्थान में आधे से ज्यादा शुष्क खेती होती है, बरसात के आधार पे खेती होती है। तो शुष्क खेती 3 प्रकार की होती है। पहली है ड्राई फार्मिंग, 750 mm से कम वर्षा। दूसरी है 750 से 1150 mm ड्राई लैंड। तीसरी है रेन फीड, बरसात के आधार पे खेती। अब आगे समझते हैं जल्दी जल्दी से, बिकॉज देखना क्लास कितने मिनट की हो गई। 1 घंटा 15, चलो ज्यादा नहीं हुई। क्वेश्चन खींचो, हाँ बुला लो उनको। ठीक है, 1 मिनट। खरपतवार नियंत्रण का देख लिया, प्रयोग के आधार पे देख लिया, शुष्क खेती को देख लिया। शुष्क खेती का राजस्थान में उद्देश्य या परिलक्ष्य आपको लिखना है। राजस्थान में बहुत संभावना है, 60 से 65% शुष्क खेती की जा रही है। राजस्थान के जलवायु खंडों का वर्गीकरण करना है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, शुष्क कौन सा है, गीला कौन सा है, आर्द्रखंड कौन सा है, 5वां कौन कौन आ रहे हैं, फर्स्ट सी कौन सा है, फर्स्ट सी में कौन से आ रहे हैं, ये सारा एक पन्ने में दिया है। शुष्क खेती का महत्व समझाइए। शुष्क खेती का महत्व आप लिख सकते हो उसमें कि जो भी अपने पास पानी की कमी के कारण उत्पादन तो लेना है, तो जो जो उपाय किए जाते हैं, पत्तियों को हटा देते हैं, वाष्परोधी जो रसायन है वो यूज करते हैं, वो सारा है किताब में। ठीक है। अब प्रश्न देख लो, मोस्ट प्रश्न में बता रहा हूं आपको। विभिन्न फसलों की शुष्क खेती उपयुक्त किसमें लिखी है, जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, तिल हो गया, आपके तिल की है, ज्वाला जड़िया मोट की है, ठीक है। तो वो शुष्क किस्मों वाला आपके दिया हुआ है। आगे देखते हैं, गला मेरा कंटिन्यू क्लास लेते लेते। ये प्रश्न देख लो, आप लिख लेना इनको कागज में, और ये पढ़ लेना, इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है। फसल चक्र क्या होता है, इसके सिद्धांतों को लिखिए। फसल चक्र क्या होता है, एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पे फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसके सिद्धांत क्या है, सिद्धांत भी समझा देता हूं मैं। फसल चक्र के सिद्धांत क्या है, अगर आपने दलहनी फसल लगा ली, उसके बाद अदलहनी आपको लगाना है। अधिक जलमांग वाली लगा ली तो कम जलमांग वाली लगाना है। अधिक गहरी जड़ों वाली लगा ली तो कम गहरी जड़ों वाली लगानी है। सेम फसल कभी रोटेट नहीं करनी। ये इसके सिद्धांत है, ये इसके क्या है, सिद्धांत है। आगे देखते हैं, अंतराशस्यन किसे कहते हैं। मिश्रित शस्यन और मिश्रित खेती दो चीज होती है। एक तो होती है कि 2 फसलें हैं, उनको कतारों में बो रहे हैं, और एक होती है 2 फसलों के बीजों को क्लास ले रहा है, इनको कह दो फोन उठा के, ठीक है। एक तो होती है कि 2 फसलें हैं कोई भी, उनको दोनों को अलग अलग पंक्तियों में बोना, और एक होता है दोनों के बीजों को मिक्स करके एक जगह भुरक के ही बो दिए, तो वो चीज है। ठीक है। आगे देखते हैं, अंतराशस्यन किसे कहते हैं, इसी में आ गया। भूपरिष्करण किसे कहते हैं, टिलेज। भूपरिष्करण मृदा को या खेत की प्रारंभिक दशा, जिसमें मृदा को फिजिकल मैनिपुलेशन उसमें किया जाता है, भौतिक चीजें या किसी टूल की सहायता से उसकी कठोर परत को तोड़ना और उसको इस लेवल का कर देना कि उसमें अच्छे से अपन जर्मिनेट हो सके, क्यारी बना सके और उत्पादन ले सके। इसको समझ लो, थोड़ा सा समझा देता हूं। भूपरिष्करण, भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब उसको शुद्ध करना। परिष्करण मतलब शुद्ध करना, मतलब मृदा को साफ सफाई करके खेत को इस योग्य बना देना कि उस पर अपन बीज वगैरह लगा सके, वो भूपरिष्करण कहलाता है। भूपरिष्करण 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी भूपरिष्करण क्या होता है, बीज लगाने से पहले जो खेत में जितनी भी तैयारियां कर रही है, मृदा को अपन को सही करना है, कठोर परत को तोड़ना है, कूड़ा कंकड़ जो भी खरपतवार है उनको हटाना है, लेवलिंग करनी है। बीज को लगाने से पहले जर्मिनेट जो हो रहा है, बीज अंकुरण जो हो रहा है, सोविंग की क्रिया जो, उससे पहले की सारी चीजें प्राइमरी में आएगी, देन सारी चीजें सेकेंडरी में आएगी। तो प्राइमरी में जो भी भारी मशीन है ना, आपके हल हो गया, ठीक है, जितने भी हल है ना, चिसेल हल हो गया, हेरो हो गया, प्लाऊ हो गया, वो सारे क्या होते हैं, प्राइमरी आते हैं। सेकेंडरी में हल्की चीजें आएगी, बाद की चीजें, बीज को लगने के बाद जो क्रियाएं कर रहे हैं ना खेत में, वो सारी सेकेंडरी में आएगी। राइट। आगे देखते हैं, शून्य भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। शून्य मतलब 0 टिलेज, अपन कह सकते हैं 0 टिलेज या नो टिलेज। शून्य भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण का आविष्कार जो है अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था। इसमें क्या करते हैं, जिन स्थानों पे पेट्रोल ज्यादा महंगा है या कृषि साधन नहीं है इतने, है ना, और चीजें जो इन्वेस्ट है वो खर्चा ज्यादा है, तो वहां पे क्या करते हैं, एक फसल कटी और कुछ भी नहीं करते, उसी के ऊपर दूसरी फसल लगा देते हैं। टिलेज का नाम का, टिलेज क्या कह रहा हूँ, भू परिष्करण, भूमि को सही करना, मतलब भूमि को सही करेंगे नहीं, शून्य, 0 बिल्कुल न के बराबर, ठीक है, और दूसरी फसल लगा देंगे, उसको शून्य भू परिष्करण कहते हैं। टॉपिक नंबर 6, क्रॉप प्रोडक्शन वाला। अब ये थोड़ा सा प्रेम से समझ लो यार तुम, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसको समझ लो एक बार।
एक सेकंड। टॉपिक नंबर कहाँ पे गए अपन, इतना कर लिया हमने। हाँ ये आ गया 6। वेट ए मिनट, हाँ आ गया, ये आ गया क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें देख लो ग्राउंड नेट और मस्टर्ड, मूंगफली। मूंगफली आपकी जो है ना अरेकिस हाइपोजिया, और मस्टर्ड सरसों ब्रेसिका स्पेसीज, इन दोनों फसलों को पढ़ के जाना, इनमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा। और देख लो अनाज वाली फसलों के वानस्पतिक नाम एवं कुल को लिखिए। किसी भी फसल को पढ़ते अपने को क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, सबसे पहले वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नाम, फिर उसकी फैमिली, जैसे गेहूं है ओराइजा सेट सॉरी ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं नाम हो गया, कुल ग्रेमिनी पोएसी, फिर हो गया उसके क्रोमोसोम नंबर, फिर हो गया उसकी ओरिजिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो भी है कहां से उत्पत्ति हुई है, फिर आएगा उसका जलवायु क्या उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट चाहिए, फिर चाहिए उसके लिए सोइल, फिर आएगी उसकी बीज दर, फिर आएगी क्या इंप्रूव वेराइटीज, बीज दर के बाद में क्या आएगी किस्में, और फिर आएगा उपज, कीटों को छोड़ दे तो भी। तो ये 5 पॉइंट रहते हैं, ये सारी फसलों के पढ़ जाना। मेनली 2 फसलों के, मूंगफली और सरसों में से बड़ा क्वेश्चन आना वाला है आपके। पहला नाम होता है उसका बोटेनिकल नाम, दूसरा होता है उसका कुल या परिवार, तीसरा होता है उसका उत्पत्ति स्थल। ये चीजें आपको मालूम है ना तो आगे का आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। उत्पत्ति स्थल, फिर होता है उसकी गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या, फिर होता है उसकी जलवायु, फिर होती है उसकी बीज दर, और फिर होती है उसकी किस्में, और लास्ट होती है उसकी उपज। किसी भी फसल के अगर आपको ये 4 और 3 7 पॉइंट है, जो भी पढ़ो ना, ये जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं जिनके ये 7 पॉइंट पढ़ के जाना, तुम 7 पॉइंट पढ़ोगे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होएगा इसका। आगे देखो, गेहूं में सिंचाई की अवस्था हो, गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, मैंने बता रखा है। नर्सरी डालने में डेपोक विधि किसमें काम में आती है, धान में आती है, सबको पता है। बाजरे की फसल में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नाम लिखना है, प्रमुख रोगों का, अर्गटिया, चेपा, बाजरे के रोग लिखना है आपको। ठीक है, मोट की खेती, मोट का नाम लिखना है सबसे पहले, साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल, उत्पत्ति, गुणसूत्र, ये सारा आपको करना है। ब्राउन मेन्यूरिंग क्या है, ब्राउन मेन्यूरिंग खाद से संबंधित है। ठीक है, रिंजगे की खेती को विस्तार से, रिंजगे का नाम लिखना है, मेडिका को सेटाइवा, फिर उसकी फैमिली लिखनी है, फिर सारी चीजें आप, लुडसन, लुडसन ठीक है, रिंजगा लुडसन। अच्छा बेक करने का कहाँ गया, वेट ए मिनट, यार ये नया बोर्ड है समझ में भी नहीं आता। हाँ हाँ आ गया, कहाँ गया, कहाँ से निकलेगा। हम्म, एक सेकंड, वो आ गया सर, आ गया, बैक करवाता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन तुम देख लो, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। भूपरिष्करण किसे कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण और शून्य भूपरिष्करण, शून्य भूपरिष्करण। देन फिर है आपका अनाज वाली फसलें, और इनमें ये 6 पॉइंट मैंने बताया, नाम, फैमिली, उत्पत्ति, गुणसूत्र, जलवायु। फिर उसके बाद है गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं, कौन सी है गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं, नर्सरी की डेपोक विधि, ब्राउन मेरिंग। सर एक मिनट, इसको वो बेक होने का किधर गया, बेक करना एक बार। हुँ? एक सेकंड।
तो ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बोर्ड अपना वर्क नहीं कर रहा था। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। इनमें मैंने जो 7 पॉइंट बताए आपको, उनका ध्यान रखते हुए सारी चीजें अगर लिखोगे तो इतना भारी चीज नहीं है ये, है ना। और नंबर भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मेनली जो वो 6-7 चीजें ना वो ही है। बोटेनिकल नेम आपने लिख दिया, आगे फैमिली आपने दे दी, क्रोमोसोम नंबर आपने दे दिया, ओरिजिन आपने दे दिया। देन आपका आता है सुटेबल क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट कौन सा रहेगा, और उसके लिए आपको इंप्रूव वेराइटीज कौन सी, और लास्ट आपका उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी जो है उत्पादन, वो वाला हो गया। अब देखते हैं आगे के हॉर्टिकल्चर शुरू होने वाली है, 2 बच रहे हैं। एक तो आपको नकदी फसलें बतानी है कि नकदी फसलें कौन कौन सी है। बाजरे की प्रथम बायोफर्टिफाइड प्रजाति कौन सी है, 00, 000 किससे संबंधित है। गन्ने से सह उत्पादन, गन्ने से सह उत्पादन अपने को कौन कौन सा, बेगसी का नाम सुना आपने, वो सारी चीजें, सीरा, मड, प्रेस, है ना, वो चीजें। अब यहां से आपका हॉर्टिकल्चर वाला शुरू होता है। ये एग्रोनॉमी का सारा कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। लगभग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे आपके बोर्ड के रिगार्डिंग वो सारे। अब देखो छोटे प्रश्नों में है ये, अकबर ने 1 लाख आम के पौधे कहाँ लगवाए थे, कौन सी नदी किनारे, कहाँ पे और कब लगवाए थे, ठीक है, राइट। त्रिफला के प्रमुख घटक क्या है, त्रिफला जो चूर्ण आता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हो, तो उसके घटक आपको लिखना है। रेशा उद्योग में कौन से फलदार वृक्ष उपयोग में लाते हैं, कौन से लेते हैं, रेशम। रेशा उद्योग में कौन से लेते हैं, शहतूत हो गया, ठीक है। तो उनके बोटनिकल नेम नहीं दे रखे हैं आपके 12th में। आगे देखते हैं, ये हॉर्टिकल्चर का है सारा, और ये ऑलरेडी इसकी जो क्लासेस है वो मैंने करवा रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन चीजों का। दोबारा से सेम चीजें रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं अब, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है आपका। कोकोपीट नर्सरी में प्रयुक्त माध्यम किस फसल का उप उत्पाद है। कोकोपीट किससे बनता है, कोकोपीट बुरादा होता है, ठीक है, नर्सरी के लिए होता है। आपके जो ट्रे आती है ना जल्दी पौधे इंप्रूव करने के लिए, उसमें यूज होता है। MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, क्या कहते हैं इसको, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर 2014, ठीक है, इसका पूरा नाम। भारत में कौन से फल की उत्पादकता सर्वाधिक है, 2 चीज होती है, उत्पादन और उत्पादकता, ठीक है। राजस्थान के आम, अमरूद, आंवला उत्पादन में अग्रणी राज्यों के नाम बताइए। राजस्थान में आम, अमरूद और आंवले उत्पादन में अग्रणी राज्यों के नाम। भारत में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा फल सबसे अग्रणी है, उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी फल भारत के अंदर पूछा, ये ऊपर राजस्थान, ठीक है। विटामिन ए व सी के मुख्य फल स्रोत बताइए। विटामिन ए के कौन से और सी के कौन से। सी के सबको पता है, खट्टे वाले फल हैं अपने, ठीक है। और ए में कौन सा है, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है, कितना आयु पाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट होती है इसकी वो, ठीक है। फलोत्पादन के महत्व का विस्तार से, फलोत्पादन के क्या क्या महत्व हो सकता है, वही एग्रोनॉमी वाली बात की, सस्य विज्ञान के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, तो हॉर्टिकल्चर का क्या क्या इंपोर्टेंस हो सकता है। सबसे पहला पोषक में, भाई फलों के अंदर अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहती है, आपके जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन है, वो सारे अच्छी मात्रा में होते हैं। दूसरा होता है एग्रोनॉमी की बजाय इनकी क्या होती है, रेट भी ज्यादा होती है, रोजगार भी ज्यादा मिलता है, और जो कल कारखाने, फैक्ट्री, प्रसंसाधित जो उत्पाद हैं वो भी इनसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब आता है आपके टॉपिक प्रोपोगेशन, प्रवर्धन। प्रवर्धन क्या होता है, किसी एक चीज से बहुत सारी चीजें लगाना, या अपन कह सकते हैं एक पौधे से बहुत सारे पौधे लगाना। बस खत्म कर रहा हूं मैं, है ना। प्रवर्धन, ये प्रवर्धन की हॉर्टिकल्चर की प्रॉपर क्लासेस दी हुई है, तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी अपन सिर्फ क्वेश्चनों की बात करते हैं। प्रवर्धन किसे कहते हैं, कलिकायन को परिभाषित कीजिए। कलिकायन क्या होता है, कलम, कलिकायन, ठीक है। आगे देखते हैं, गुटीदाब का दूसरा नाम बताइए। आम की प्रवर्धन की विधियां बताइए। आम में प्रवर्धन किन किन विधियों से करते हैं, और गुटीदाब क्या है वो आपको समझाना है। आगे देखते हैं टोटीपोटेंसी क्या है। टोटीपोटेंसी क्या है, किसने दी थी, तो एक वैज्ञानिक थे हेबरलैंड। कौन था, हेबरलैंड, ठीक है, उन्होंने दी। टोटीपोटेंसी क्या होती है, किसी कोशिका, कोई कोशिका उसमें ऐसी क्षमता होना, कोई कोशिका क्या है, हाँ टेलीग्राफ, ठीक है, कोई कोशिका है उसमें समान दूसरी कोशिका अपने समान बनाने की जो क्षमता होती है उसको टोटीपोटेंसी कहलाते हैं। और टोटीपोटेंसी किसने दी थी, हेबरलैंड ने दी थी। किसने दी थी, हेबरलैंड ने दी थी। टिश्यू कल्चर से संबंधित चीजें हैं ये, ठीक है। कौन से फलदार वृक्ष को बीज से प्रवर्धित किया जाता है, फलदार के अंदर पपीता, ठीक है। आगे देखो, मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग, ये उपरोपण क्या है, पढ़ाया हुआ है। दोहरी उपरोपण क्या है, पूरा करवाया। ऑफ शूट व सकर्स में क्या अंतर होता है, ये भी कराया। ऑफ शूट्स कितना वेट का लेते हैं, सकर्स किस में लेते हैं, ठीक है। उत्तक संवर्धन तकनीक पे टिप्पणी कीजिए। उत्तक संवर्धन ये एक नई और विकसित विधि है जिसमें विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। प्लांट का एक छोटा सा माइक्रोप्लाज्म लिया जाता है, जीव द्रव्य लिया जाता है, उसके द्वारा लेब, इन लेब के अंदर की जाने वाली विधि, और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं अपन, राइट। आगे देखते हैं, लैंगिक व अलैंगिक पौधों के प्रसारण के विस्तार से लिखो। अब देखो, पौधों के अंदर प्रवर्धन या अपन कह सकते हैं जनन 2 प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक, अब समझो
लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब मेल और फीमेल दोनों चीज चाहिए होगी, मतलब बीज होगा, जटिल प्रक्रिया होगी इसमें, आपका जो आप बोलते हो पोलन वगैरह, पोलिनाइजेशन वगैरह, वो सारी चीजें होके तो वो होगा वो लैंगिक। और अलैंगिक में क्या होता है, पौधे के किसी भी भाग से हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट से, जड़, तना, पत्ती, कोई भी अपन ले सकते हैं, इसमें फीमेल मेल पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जो कलम, दाब कलम, जड़ कलम, ये सारी चीजें है ना, वो इसी के अंतर्गत आती है अपना। लैंगिक प्रवर्धन में तो एक ही आता है, बाय सीड, बीज के द्वारा, राइट। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9। ये पहले मैंने एग्रोनॉमी में भी करवा दिया है, वैसे इसका ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फलोद्यान की सामान्य देखभाल से आप क्या समझते हैं, तो सामान्य देखभाल में आपको वायुरोधी वृक्ष पट्टिकाएं हैं, ठीक है, लू से बचाव है, सफेद बोर्डो पेस्ट का वो करते हैं, लेप करते हैं, वो सारी चीज आएगी। अतिवृष्टि को समझाइए, इसके बचाव को। अतिवृष्टि क्या होती है, बरसात का बहुत ज्यादा पड़ जाना। और ओलावृष्टि समझते हो, ओलावृष्टि तो अतिवृष्टि। फलोद्यान लगाने की त्रिभुजाकार और समुच्चय विधि को नामांकित चित्र। त्रिभुजाकार विधि कौन सी है, 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जो त्रिकोणी भूमियां हैं, समतल भूमियां नहीं, उन पे यूज की जाती है। HDP हाई, उच्च पादप सघनता के लिए यूज की जाती है ना। और समुच्चय विधि हो गई। प्रतिकूल मौसम क्या है, प्रतिकूल मौसम की दशाओं के नाम लिखिए। प्रतिकूल मौसम में क्या क्या आता है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रतिकूल मौसम में सूखा भी आता है, अधिक बरसात भी आती है, ओलावृष्टि आती है, लू भी आती है, कोहरा भी आता है, ठीक है, पाला भी आता है। उद्यान योजना क्या है, इसके बिंदुओं को समझाइए। तो 12वीं किताब में सीधा सा जो आपका पाठ दिया उसमें दिया हुआ है। वायुरोधी वृक्षों की सूची बनाइए। वायुरोधी वृक्ष कौन से होते हैं, जल्दी ग्रो होने वाला होना चाहिए, भारी होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ठीक है। स्वयंबद्धता का उदाहरण, स्वयंबद्धता का उदाहरण वाले फल वृक्षों के नाम बताइए। आईबीए रसायन का मुख्य उपयोग लिखिए। उद्यान में बाग लगाने की विभिन्न विधियों का सचित्र। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और 5 विधियां मैंने बताई हुई है। वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित विधि है, ठीक है। आयताकार विधि, 4 पौधे मिलकर आयत का निर्माण करते हैं, आमने सामने के पौधे की जो दूरी होती है R/P सेम होती है। त्रिभुजाकार विधि, फिर था उसके बाद में त्रिभुजार, पंचभुजाकार या पूरक पौधा या फिलर प्लांट, क्वीनकक्स जिसको बोलते हैं। लास्ट थी षटभुजाकार, हेक्सागोनल मेथड। तो इन विधियों को मैंने पहले बता दिया है, एक बार आप और देख लेना। इनमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा एक, है ना। आगे देखते हैं प्रवर्धन में पादप नियंत्रकों के उपयोग। प्रवर्धन में जैसे आईबी है, जड़ें निकालने के लिए, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है इसमें। एफलन व अनुत्पादकता, अनफ्रूटलेस, एफलन अनफ्रूटलेस, क्या बोलते हैं अनफ्रूटलेस, अनुत्पादकता में अंतर कीजिए। एफलन के बाह्य कारकों का वर्णन कीजिए। एफलन, कोई पौधा है वो फल नहीं दे रहा, उसके बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, उसको उस परिस्थितियां नहीं मिल रही हो, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, पोषक तत्व हो सकते हैं, नमी हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं पादप वृद्धि नियंत्रण की परिभाषा लिखिए। वो उद्यानिकी में अधिक उपज देने के लिए इसकी भूमिका भी वर्णन कीजिए, बताया हुआ है। लास्ट आपका फ्रूट प्रोडक्शन वाला है, उसमें देख लो, बनाना, पपाया एंड गुआवा। केला मूसा पेराडिसिप का, ठीक है, पपीता केरिका पपाया, और गुआवा सीडियम गुआजावा, ठीक है, अमरूद। इन 3 में से बड़ा क्वेश्चन फ्रूट्स में तो ये 3 बताएं, और उधर अपने जो क्रॉप्स है उनमें हमने देखा था मूंगफली और सरसों। ये 5 क्रॉप है ना, इनको स्पेशली आप देख लेना एक बार, मूंगफली और सरसों, इनमें से बड़ा क्वेश्चन। अब ये देखो, खजूर के पकने की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। डोका वगैरह जो है ना, किस अवस्था पे तोड़ते हैं, कौन कौन सी राजस्थान के लिए बेस्ट है, किस महीने में तोड़ते हैं, तैमूर, है ना। अमरूद में विभिन्न बहारों को समझाइए, मृग, हस्त और 3 बहार होती है ना। केले की खेती में पादप संरक्षण को समझाइए। अमरूद की खेती में पादप संरक्षण को समझाइए। अमरूद और केला ये यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ फिर से ऐड किया हुआ है। संतरे की खेती समझानी है, और आम की खेती में पादप संरक्षण को समझाना आपको। ये पादप संरक्षण को समझाना मतलब वो पूरी जो पॉइंट्स है ना, वो सारे ही इसमें आ गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स है वो जो मैंने पहले बता दिए। उन्नतशील किस्में, उपयोग और महत्व, सुसुप्तावस्था और तुड़ाई, ठीक है। अनार की खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पे। भूमि एवं जलवायु, अनार, पहले तो अनार का नाम लिख देना है, ठीक है, पुनिका ग्रेनेटम, पुनिकेसी, इराक, ठीक है, वो सारी चीजें लिख के आपको आगे देखना है। भूमि एवं जलवायु कौन सी, अनार राजस्थान के लिए भी सूटेबल है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, वो आपको पता है। प्रोपोगेशन अनार में किससे होता है, सबको पता है, ठीक है। आगे उन्नतशील किस्में आपको इसकी लिखनी है, लाल गुदे वाली कौन सी है, गुलाबी गुदे वाली कौन सी है, वो सारी चीजें। खाद और उर्वरक, फिर अब बेर की खेती को, पादप संरक्षण को समझाइए। बेर की भी राजस्थान की दृष्टि से देखें तो बेर और अनार दोनों ही फ्रूट्स महत्वपूर्ण है आपका। पपीते में लिंग समस्या का समाधान तथा पपेन निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। कौन सी किस्म से सर्वाधिक पपेन निकलता है, पपेन क्या होता है, पपेन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितनी मात्रा में प्रोटीन होता है, वो सारी चीजें करवाई हुई है ऑलरेडी, है ना।
एक मिनट, आगे देखते हैं। अंगूर और बेल, अंगूर और बेल की खेती के लिए अपने को लिखना है। फिर संतरे का ऑलरेडी दे दिया। खजूर में कृत्रिम परागण पे टिप्पणी लिखनी है। खजूर जो है आपका फोनिक्स टेक्टाइलोफेरा, उसमें आर्टिफिशियली पोलिनाइजेशन होता है, किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है, हैंड पोलिनेशन किसमें होता है और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, ये सारी चीज दी हुई है। आगे बात करते हैं। अंगूर के दैहिक विकारों के बारे में वर्णन कीजिए। डिसऑर्डर्स जो है ना अंगूर में कौन कौन से लगते हैं, अंगूर के डिसऑर्डर के बारे में बात करनी है। अब दिया हुआ आपका लास्ट जो टॉपिक है फल परीक्षण वाला, जिसको अपन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन वाले में पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें जेली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको को। जेली क्या होती है, जेली के लिए सर्वाधिक क्या जरूरत होता है, कौन से फल सूटेबल है, पेक्टिन कितना चाहिए, ठीक है, राइट। फल परीक्षण के महत्व को समझाइए, करवाया हुआ। डिब्बाबंदी को समझाइए, निकोलस एपर्ट ने डिब्बाबंदी दी थी, ठीक है, निकोलस एपर्ट। रासायनिक परीक्षणों के बारे में बताइए। तो केमिकल प्रिजर्वेशन वाले दो हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और पोटेशियम वो वाला, तो केएमएस। और तो रंगीन में कौन सा लेते हैं और रंगहीन में कौन सा लेते हैं, दो चीज यहां से बनती है, रंगहीन और रंगहीन, ठीक है। टमाटर का सॉस बनाने की विधि को वर्णन कीजिए। और जैम में टमाटर से सॉस बनाने की विधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लेना। जैम में कुल घुलनशील टीएसएस कितना होता है, जैम और जेली में टीएसएस, ठीक है। जैम बनाने की विधि, फलों व सब्जियों का परीक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, और फल परीक्षण में कौन कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो मैंने ऊपर बता दिया ऑलरेडी। आगे देखते हैं। जेल मीटर क्या होता है। अब अपन क्वेश्चन ही देखेंगे, इसमें जो मोस्ट हेडिंग्स हैं डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में। जेल मीटर का उपयोग क्या होता है, फल परीक्षण की विभिन्न स्थायी व अस्थायी विधियां लिखिए। स्थायी और अस्थायी विधियों के बारे में आपको करना है। 12वां जो आपका एनिमल हस्बेंड्री, 4th यूनिट जो आपकी है लास्ट, वो पशुपालन है, दूध उत्पादन में पशुओं का महत्व आपको बताना है। पशु प्रबंधन का महत्व क्या है, पशु आहार प्रबंधन का विस्तृत वर्णन कीजिए। पशु आहार के अंदर कितनी मात्रा में चारा देते हैं, शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, फाइबर कितना होना चाहिए, वो चीज इसमें आएगी। पशु आवास, पशु आवास में आपको बांधने की जो विधि है, खुला आवास और बंद आवास। खुले आवास में कौन सी है, बंद आवास में कौन सी है, हेड टू हेड, टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ विधि, मुंह से मुंह विधि, उसके लाभ और हानियां, ठीक है। फिर दिया हुआ पशु प्रजनन प्रबंधन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का वर्णन करना है। गो उत्पादन, गो गाय से क्या क्या अपने को और उत्पाद मिल रहा है, ठीक है, दूध के अलावा क्या क्या चीजें अपने को, गोमूत्र हो गया, ठीक है, गाय का गोबर हो गया, उससे क्या क्या चीजें बन रही है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। प्राचीन काल से मांस के अलावा पशुओं को किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाला जाता था, खेती के लिए, बोझा ढोने के लिए, आवागमन के लिए, तो वो चीजें आपको लिखनी है। अर्थशास्त्र के अनुसार पशुपालन का विस्तृत वर्णन करना है, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट में ही दिया हुआ है। पशुओं के रोग आपको लिखने हैं, और चला अभी तो पशुओं में रोग कौन कौन से किस किस से हो रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वाले कौन से हैं, वायरस वाले कौन से हैं, मुर्गियों का सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है, वो चीजें आगे देखते हैं। मुर्गियों की चेचक बीमारी, गलघोटू रोग, एचएस डिजीज जिसको बोलते हैं ना, गलघोटू, एचएस डिजीज जीवाणुजनित कौन सा है, पास्चुला बोविसेप्टिका, ठीक है। थनेला व खुरपका मुंह, एफएमडी, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, खुरपका मुंह पका और पशु मर गया, ये वायरस से होने वाले रोग है। किससे, वायरस से। तो इसकी भी एनिमल हस्बेंड्री क्लासेस विद ट्रिक से करवाया हुआ है सारा, है ना। एंथ्रेक्स व जहरबाद के लक्षणों में तुलना कीजिए। फड़किया रोग क्या होता है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर इसी में होती है, फड़किया रोग में अचानक पशु मर जाता है, ठीक है। सर्वाधिक किसमें होता है, किन्हीं 4 जीवाणु जनित बीमारियों के नाम लिखिए, किन्हीं 4 जीवाणु। एंथ्रेक्स का गला गोटा, फिर लंगड़े थलैना, एंथ्रेक्स, गलघोटू या एचएस, गला घोटा, फिर फड़किया और लंगड़ा, ये चारों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है, मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी से होता है। निम्न बीमारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सर्रा एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, किसके अंदर, ऊंट के अंदर। सर्रा क्या है, प्रोटोजोआ, टिप्नोसोना। आगे देखते हैं। खाज व खुजली, फड़किया रोग, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। बीड्स वाला आ गया, जिसमें नस्लों के बारे में बात करना है। गाय की नस्लें, थार, पारकर, गिर नस्ल की विशेषता वो उत्पत्ति स्थल लिखना है। गाय की साहिवाल नस्लें, गाय की द्विप्रयोजनी नस्लें और भारवाही नस्लों के बारे में आपको बताना है। आगे देखते हैं। भैंस की नस्लों के बारे में दिया है, नीली रावी, मुर्रा और महसाणा। दूध वाली नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, वो चीजें आपको देखनी है। देन इसमें दिया हुआ बकरी की और भेड़ की नस्लों के बारे में, मेरिनो वगैरह। ऊंट की नस्लें दी हुई है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, कितने चरणों में हुई। भ्रूण स्थानांतर तकनीकी आपको बतानी है। की विलेज योजना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, की विलेज योजना आप एक बार देख लेना। और तो सारा हमने करवा दिया है लगभग।
तो ये इसमें पूरे लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस थे। तो शुरू के क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए थे वो हमने डिस्कस भी किए हैं, उनके बारे में सारी चीजें की है। तो उम्मीद करते हैं इसी में से सारा कुछ आपका हो, और इतनी साल, इतने दिन, इतने महीने आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, पर इस क्लास के थ्रू वो टॉपिक्स आपके रिवाइज हुए होंगे, आपको हेल्प मिली होगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो अपने जो भी साथ वाले, और कमेंट करके हमें बता देना। और टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जहां से आपको इसका ये जो पीपीटी फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, अच्छे से पेपर देके आना है, आराम से पेपर देके आना है। टेलीग्राम फार्मर्स लव के नाम से ही है, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ऐसे मिलेगा नहीं, फार्मर्स लव के नाम से ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कम्युनिटी पोस्ट में भी है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।